ओके, सो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम लोग फुल फोकस अपना इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज पे फाइनली ले आते हैं। और जब तक अगला पॉडकास्ट आएगा फ्राइडे को, तब तक मैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो आई थिंक इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम लोग आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल और डिटेल्ड प्रीव्यू करें कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जैक्टली, एंड इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम लोगों को उनकी प्लेइंग 11, हर एक प्लेयर का रोल क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या ऑर्डर होना चाहिए प्लेयर्स का, वो सब पता चल जाएगा। उस परफेक्ट स्ट्रैटेजी से हम कैसे इंग्लैंड को होपफुली शॉक कर सकते हैं, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अभी फेवरेट जो है वो इंग्लैंड इजीली। तो आई थिंक वो प्रीव्यू करने में इट विल गिव यू अ डिटेल्ड आउटलुक ऑन द होल सीरीज। एंड पहला मैच जो कि अब हेडिंगली में होने वाला है, ट्रिकी विकेट, एंड क्या होगा एग्जैक्टली, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए वो भी हम बताएंगे आगे जाके। बट ये तो बात हमारी इंडिया से इंग्लैंड की होगी। साथ ही साथ भाई थोड़ा सा हमें लग रहा था आईपीएल से मुक्ति मिल जाएगी हम। आई थिंक कभी मुक्ति मिलेगी नहीं अब, जब तक नेक्स्ट ऑक्शन आता नहीं है, क्योंकि उससे बिल्डिंग अप टू दैट ऑक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रूमर्स आते रहेंगे। आईपीएल के दौरान भी हमने कहा था इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बट अभी एक स्पेशल प्लेयर के, संजू सैमसन के, काफ़ी कॉन्क्रीट रूमर सॉर्ट ऑफ निकल के आ रहे हैं कि वो आरआर तो छोड़ रहे हैं, बट छोड़ेंगे तो कौन से क्लब्स में जाएंगे। सीएसके से लिंक आ रहा है उनका, थोड़ा केकेआर का एंगल भी है वहाँ पे, तो हम उस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितनी ज़्यादा एक्चुअलिटी, कितनी रियलिटी हमें लगती है इस पूरे ट्रांसफ़र रूमर पे, ट्रांसफ़र सागा जो भी निकल के आया है इनका, एंड किस क्लब के लिए बेनिफिशियल हो सकता है संजू सैमसन खुद। साथ ही साथ एक थर्ड टॉपिक भी रहेगा जो कि हमने को लास्ट टाइम कवर करना था, WTC फाइनल जो अगले साल होगा, इनफैक्ट अगले 3 सालों तक जो होंगे, उसमें आईसीसी ने अपेरेंटली इंडिया की जो रिक्वेस्ट थी कि हम लोग को भी होस्ट करने दिया जाए, वो रिजेक्ट कर दी है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जय शाह एक्चुअली में लीड कर रहा है आईसीसी को, तो इट साउंड्स प्रीटी शॉकिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ऐसा क्या हुआ है, किस लिए हुआ है, इसको भी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट होगी ये भी। एंड लास्टली एक सेंसिटिव टॉपिक है वंस अगेन, जो कि पता नहीं क्यों ये चीज़ हो रही है। अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें इंडिया पाकिस्तान का जो है दोबारा से फिक्चर आ गया। गिव क्रेडिट टू द व्यूअर्स, आई थिंक 2-3 पॉडकास्ट पहले किसी ने मेंशन करा था हमारे कमेंट्स में ये, तो मुझे एकदम से शॉकिंग लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। देन आई लुक्ड अप ऑन गूगल की क्या एग्जैक्टली निकल के आ रहा है इसका। तो एक्चुअली मैच शेड्यूल्ड है इस टाइम पे, एंड उसकी बात करेंगे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एंड क्या उसकी भी रियलिटी है कि क्या हो सकता है एक्चुअली में, या फिर अभी भी चांस है कि शायद कॉल ऑफ हो जाएगा मैच। ऑनेस्ट थॉट शेयर करेंगे उस पर, क्योंकि बिकॉज बहुत ज़्यादा कोई डिटेल इनसाइडर न्यूज़ है नहीं उसके ऊपर, कुछ क्लैरिटी मिली नहीं है। बट ऑफ कोर्स वी विल स्पीक आवर माइंड ऑन दैट। आई थिंक ये 4 टॉपिक्स के साथ काफ़ी एक एक्सप्लोसिव पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ इस पॉडकास्ट को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड हमने मेंबरशिप्स लॉन्च करी हुई हैं। अभी हेडिंगली वाला टेस्ट आ रहा है, तो वी आर प्लानिंग कि हम लोग कुछ लाइव स्ट्रीम अरेंज करेंगे। हाँ, सैटरडे को टेस्ट साथ में देखेंगे सारे मेंबर्स के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट करिए हमारी मेंबरशिप्स। आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल फाइंड इट की वर्थ इट है वो। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, तो वहाँ जाइए और उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिए। इनफैक्ट मैं एक और प्लग इन पे देना चाहता हूँ। कमेंट से हम लोग बात कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों का कमेंट ये भी था कि यार कोहली, रोहित, इन सबकी, इनफैक्ट इवन अश्विन जो अभी लेजेंड्स रिटायर हो रहे सीरीज में नहीं होंगे, उनके टेस्ट करियर के ऊपर एक पॉडकास्ट हो। तो वो लकीली हम लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे थे। एंड फ्राइडे को क्योंकि मैच है, तो अभी मैच डेज पे ना हम लोग सोचे पॉडकास्ट 8 बजे की जगह रात के 10 बजे के आसपास निकालें। 9 से 10 बजे के आसपास निकलेगा। 10 के आसपास ही या 10:30 के आसपास शायद मैच खत्म हो जाएगा, तब निकाल देंगे पॉडकास्ट को। तो फ्राइडे रात को 10 बजे के आसपास चेकआउट जरूर करेगा विराट कोहली के ऊपर जो पॉडकास्ट, उनके पूरे टेस्ट करियर की हम लोग एक एनालिसिस करेंगे, और क्या स्टोरी रही थ्रू आउट, स्टार्टिंग से लेकर फिनिश तक, क्यों रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो एक काफ़ी डिटेल्ड एक जर्नी होगी उनकी टेस्ट करियर की स्पेसिफिकली, उसको तो चेकआउट करेगा। एंड अभी के लिए सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज। और भाई कमिंग इनटू द सीरीज, देखो हम प्रीव्यू में काफ़ी सारी चीज़ों की बातें करेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रह चुका है, क्या पिच और कंडीशंस हम एक्सपेक्ट करें, क्या नैरेटिव चल रहा है दोनों टीम से, सिचुएशन क्या है, प्लेइंग 11 दोनों टीम की क्या होगी, दोनों टीम की स्ट्रैटेजी क्या होगी। इंग्लैंड की भी बातें करनी है हम लोग को, बिकॉज उससे इंडिया का बहुत कुछ पता चल जाएगा हमें। की बैटल्स क्या रहेंगे, थोड़ी पर्सनल कुछ प्रेडिक्शंस अगर हैं तो हमें क्या लगता है, हर एक पैरामीटर पे जज करेंगे। एंड कमिंग इनटू द सीरीज, ऑफ कोर्स वी विल प्रीव्यू द फर्स्ट टेस्ट आल्सो, बट
कमिंग इनटू दिस सीरीज क्या लगता है अभी दोनों टीम्स का नैरेटिव और किस सिचुएशन में अभी है, क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है दोनों टीम्स का अभी? आई थिंक मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों जा चुके हैं। जिस फैशन में वो लोग गए थे, आई वॉज नॉट रियली एंटिसिपेटिंग मच फ्रॉम दिस सीरीज, बट आई थिंक वही है कि जब धीरे धीरे बिल्डअप होता है तब सारे क्रिकेट फैंस वापस आ ही जाते हैं उस झुंड में। आई थिंक मैं तो हमेशा से एक्साइटेड था ना, मुझे लग रहा है कि अब वो देयर इज सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू। हाँ, मतलब मेरे को भी थोड़ा बहुत वो हाइप फील हो रही है कि इस सीरीज के एक्चुअली में, क्योंकि जब भी इंडियन क्रिकेट टीम सॉर्ट ऑफ एक अंडरडॉग्स की तरह जाती है ना किसी टूर्नामेंट में, तो थोड़ा मजा आता है देखने में कि क्या कर सकती है। प्लस पता मैं नोटिस कर रहा हूँ जैसे काफी सारे इंडियन कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स भी ना थोड़ा सा वो इस चीज को पुश कर रहे हैं कि दे ऑल्सो रियलाइज कि विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हो गए हैं तो शायद कुछ बम्प आएगा व्यूअरशिप में। जैसे मैंने अश्विन को ही बोलते भी सुना रिसेंटली एक इंटरव्यू में कि वेरी राइटफुली सेड कि नोबडी इज बिगर देन द गेम, तो टेस्ट क्रिकेट विल कीप कैरिंग ऑन, और उसको लोग गलत तरीके से भी ले लेते हैं। हर्षा भोगले का भी मैं वीडियो देख रहा था कल रात को वाइल रिसर्चिंग, उन्होंने एक प्रीव्यू बनाया बेसिकली फर्स्ट टेस्ट मैच का। उसका स्टार्टिंग ऐसे करी है कि 5 टेस्ट मैच है इन इंग्लैंड फॉर इंडिया, हमेशा मेमोरेबल मोमेंट्स लगते हैं, अगर आप इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो तो देन डोंट कॉल योरसेल्फ अ टेस्ट फैन। तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों के भी दिमाग में ना थोड़ा सा वो एक चीज़ है कि हम अपने पार्ट पे जो भी वी कैन डू आवर बिट to hype this series up and not focus too much on the players that have already retired. मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि एक सारे जो इंडियन क्रिकेटिंग इकोसिस्टम है उससे ऐसी वॉइसेस निकल के आ रही हैं, they are doing their bit in promoting test cricket beyond individuals. Plus I think the best thing is कि ये सारे जो लोग हैं instead of now questioning the choices कि अच्छा आपने इसको टीम में लिया, उसको नहीं लिया, फलाना ढिमकाना, इनको कप्तान बनना चाहिए था, उनको नहीं बनना चाहिए था, everybody right now is focused on backing these players and even backing शुभमन गिल। मैं दिनेश कार्तिक का इंटरव्यू देखा, मैंने बुमराह का इंटरव्यू देखा जो उनने बोला है कि उनके क्यों वो कप्तान नहीं बने अल्टीमेटली, एंड वॉट एवर ही सेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट वीडियो कि आई विल ऑलवेज बी देयर, जो भी उनको हेल्प चाहिए मैं हमेशा रहूँगा, प्रेजेंट रहूँगा हेल्प करने के लिए। आई थिंक काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब आ रही है इस टाइम पे टीम से। मतलब अभी जैसे ही रोहित शर्मा विराट कोहली गए थे इट वॉज फुल ऑफ नेगेटिविटी कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, किसके बीच में अनबन हुई है, क्यों ऐसे रिटायर करा दिया गया, हमारे 2 महारथी थे। बट जब वो महारथी चले जा चुके, एवरीबडी नाउ काइंड ऑफ फील्स कि यार इस टीम को बैक करना इस मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वाई इट इज़ फिल्ड विद पॉजिटिविटी राइट नाउ। इनफैक्ट जो बुमराह का भी तुमने इंटरव्यू किया उसमें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीसीसीआई ने मुझे अप्रोच करा था बट मैं नहीं मना कर दिया। भाई फर्स्टली मैसिव रिस्पेक्ट टू बुमराह, उन्होंने चीज रियलाइज करी, बट सेकेंडली बीसीसीआई क्या सोच रही थी भाई बुमराह के लिए ना क्या 3 टेस्ट मैच के लिए बनाओगे कप्तान, क्या सोच रहे थे आप? पता इट सीम्स लाइक कि जो उनने बोला उसके हिसाब से तो दे वर इवन रेडी फॉर दैट कि आप 3 के लिए बना दो फिर 2 में गिल कर लेंगे। बट अच्छी बात वही है कि वो रियलाइज करा उनने कि शायद उसका मतलब वही उनके पर्सनल करियर के लिए भी वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट ये तो होता ही है कि चलो आप 5 टेस्ट मैच मत खेलो बट आपको 3 या 2 तो खेलने ही पड़ेंगे। एट टाइम्स जब बुमराह शायद अपने फुल फिटनेस पे नहीं होंगे तो भी एज कैप्टन उनको शायद अवेलेबल रहना पड़ेगा इन सीरीज के लिए। बिल्कुल रहना पड़ेगा। तो रियलाइजिंग दैट उन्होंने ये चीज़ अच्छी करी कि उनका अपना करियर भी प्रोलॉन्ग हो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, प्लस फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीम कि किसको एक्चुअली में कप्तान बनना चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए उसके लिए। एंड अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो साथ ही साथ अगर हम लोग इंग्लैंड टीम का भी कॉन्टेक्स्ट लें, भाई इंग्लैंड हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग कंट्रीज अगर हम लोग बिग टीम्स की बात करें जब से WTC शुरू हुआ है। इन ऑल 3 cycles दे हैव बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, एंड टेस्ट मैचेस की हेरिटेज जो है वो वहीं से शुरू हुई है, पूरी ओरिजिनेशन वहाँ से हुआ है। बट आर दे रियली कैरिंग इट फॉरवर्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे? दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। जो बैस बॉल से ऑब्सेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी एंटी टेस्ट मैच फील्स, जो कि हमें जो ओरिजिनल पर्पस था उसका। तो इनिशियली मुझे याद है नैरेटिव होता था कि बैस बॉल विल रिवाइव टेस्ट क्रिकेट एंड मेक इट इंटरेस्टिंग। आई थिंक इट हैज फॉलन फ्लैट ऑन इट्स फेस, वो तो मुझे कहीं भी नहीं लगता बिल्कुल भी। एंड जब से बैस बॉल आया है ऑनेस्टली इंग्लैंड ने कुछ बहुत ज़्यादा उखाड़ा नहीं है घर के ऊपर। इसको मैं ज़रा प्रूव भी करता हूँ। अगर हम लोग इनका रिकॉर्ड देखें 2020 से, जब से लॉकडाउन वगैरह शुरू हुए थे, जब क्रिकेट रिज्यूम हुआ है, तो साल 2020 से लेकर 2025 तक, अभी तक आज की डेट तक, इंग्लैंड जो है घर पे 11 में से सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज हारी है। अब ये सुन के लग रहा होगा कि भाई क्या रिकॉर्ड है, एंड राइटफुली सो। मतलब 10 आप जीत रहे हो 11 में से तो बड़ी बात है। एक न्यूजीलैंड से सीरीज हारे थे, 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी, वो हार गए थे वहाँ पर।
8 जीते भी हैं, ठीक है, सिर्फ 2 ही ड्रॉ हुई हैं। तो सुनने में लग रहा होगा वंस अगेन कि क्या तगड़ा रिकॉर्डिंग कर रहा है, बट ये सारी विन्स जो है ना वो आई हैं वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने ड्रॉ करा, इंडिया से उन्होंने ड्रॉ करा, न्यूजीलैंड से हारे हैं। तो जो बिग नेशंस हैं, जो सेना कंट्रीज आप ले लो, प्लस एशिया के जो इंडिया ही वैसे तो बिग कंट्री मानी जाएगी अभी, इनके अगेंस्ट ये लोग घर पे टेस्ट सीरीज जीत नहीं पा रहे हैं सच। एंड जो रिसेंट इन्फ्लक्स हुआ है बेसबॉल का, उससे दे हैव शोली डोमिनेटेड द मीडियोकर टीम्स और द वीकर टीम्स, बट टॉप टीम्स के अगेंस्ट स्पेशली व्हेन दे टूर कंट्रीज अब्रॉड, तब तो दे फॉल वेरी फ्लैट। बाहर जाते हैं तो पता चल जाता है कि बिल्कुल नहीं कर सकते। ओडीआईज और T20s में भी अभी इनका दिख रहा है कि अब वो डाउनफॉल शुरू हो रहा है। तो दे आर नॉट एग्जैक्टली इन अ ग्रेट स्पेस। कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि उभर के आ रहे हैं, उनकी तारीफ होगी अभी, एंड बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। बट मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि हाँ, इंग्लैंड शायद ऑन पेपर इतने सारी सीरीज जीती है घर में पिछले 5 सालों में, लेकिन टॉप नेशंस के अगेंस्ट इंक्लूडिंग इंडिया वो सीरीज नहीं जीती 2020 से। आई थिंक ये पॉइंट है। प्लस अगर आप मतलब हमने इंडिया की बात करें कि देयर इज अ लॉट ऑफ इनएक्सपीरियंस इन द टीम राइट नाउ, एंड काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि प्लेइंग 11 में होंगे जिनकी आपके प्ले पोजिशन पे थोड़ा क्वेश्चन होगा कि क्या इनको टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो नॉट द सेम इंग्लैंड। मतलब इनकी स्क्वाड भी देखो तो इट इज नॉट एग्जैक्टली वो स्पेसिफिकली, अगर आप बॉलिंग अटैक देखो तो बैटिंग तो वैसे बैटिंग तो चलो अब जो रूट वगैरह टाइप के प्लेयर्स हैं तो निकाल ही लेंगे कुछ ना कुछ करके। बट मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं अपनी बॉलिंग की इस टाइम पे, प्रॉब्लम हमारी बॉलिंग शायद बेटर है हमारी बैटिंग से इस टाइम पे देखा जाए तो। ऑफ कोर्स सिमिलरली अगर उनकी बात करें तो उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग से काफ़ी वीक है। तो मतलब हम दोनों टीम्स को देखें तो यस ऑब्वियसली वो घर पे खेल रहे हैं तो उनका एडवांटेज ज़्यादा रहेगा, एंड आइडियली दे शुड बी विनिंग दिस सीरीज। कोई एक्सक्यूज नहीं है उनके पास। बट मतलब अगर इंडिया कभी वही 2007 के बाद 18 साल हो चुके हैं ना जीते नहीं है, अगर एक अपॉर्चुनिटी होती है जीतने की तो प्रॉब्ली इंडिया वुड आल्सो वांट कि हाँ यार इस सीरीज में आप जीत सकते हो। इनफैक्ट वही जो तुम बॉलिंग के लिए कह रहे हो, इंग्लैंड के यार देयर आर बिग मिसेस। हम लोग कोहली, रोहित, अश्विन की बातें कर रहे हैं। इंग्लैंड में पेसर्स डोमिनेट, स्पिनर्स की कंट्री नहीं है वो इतनी। वहाँ पे अगर बस आर्चर, मार्क वुड, गस एटकिंसन तीनों ही नहीं है। एंडरसन भी चले गए अब तो मतलब स्टुअर्ट ब्रॉड हुआ करते थे। अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स जो कि लास्ट टाइम अवेलेबल थे परहैप्स वो अब नहीं रहेंगे, और मुझे लगता है उसके चलते हुए अभी हम लोग प्लेइंग 11 भी बनाएंगे इंग्लैंड की। एक बहुत बड़ा लूप होल है जो कि इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकती है। इन सेइंग दैट इंडिया की भी अगर हम लोग दोबारा बातें करते हैं थोड़ी सी, ये क्योंकि स्टेज सेट करना जरूरी है किस कॉन्टेक्स्ट में सीरीज खेलने आ रहे हैं हम लोग। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द प्लेयर्स दैट हैव गॉन, बट जो नए लोग आ रहे हैं, जैसे शुभमन गिल द कैप्टन, गौतम गंभीर द टेस्ट कोच इन एन ओवरसीज टूर, दोनों का ही जो अभी कॉम्बिनेशन है कोई प्रूवन नहीं है इसमें से एक भी बंदा। हाँ. दोनों को दे हैव अ लॉट टू प्रूव इन दिस सीरीज। और मुझे कहीं ना कहीं लगता भी है कि इफ दे कैन एक्चुअली पुट आउट सम फाइट इन दिस सीरीज ना, तो दे विल गेन सम रिस्पेक्ट फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट फैंस। अभी भी डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस नोबडी इज एक्सपेक्टिंग अस टू विन, विच इज अ फेयर एक्सपेक्टेशन टू बी ऑनेस्ट। अगर यहाँ पे आप फाइट दे सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉसिबल। मुझे लगता है अभी हम लोग हर मैच की जैसे से बातें करते रहेंगे थ्रू आउट द सीरीज, हर मैच में कुछ ना कुछ आपके पास वो है, चांस है हिस्ट्री क्रिएट करने का, कुछ ना कोई लूप होल एक्सप्लॉइट करने का है। तो वो मतलब गौतम गंभीर हैज टू स्टेप अप इन अ बिग वे। गिल की तो लोग बात कर ही रहे हैं, बट गंभीर ऑल्सो हैज टू स्टेप अप विद हिज टैक्टिक्स। मतलब करना पड़ेगा। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि सी नोबडी इज एक्सपेक्टिंग इंडिया टू विन द सीरीज राइट नाउ। एंड अगर हम लोग देखें हिस्टोरिकली ऑल्सो, इंग्लैंड जाके सीरीज जीतना वो एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। एंड हम लोग यूजुअली जब किसी भी सीरीज़ को इंग्लैंड में जाके एंटर कर रहे होते हैं, कभी हम अपने आप को फेवरेट्स या फिर इवन ऐसा मानते नहीं कि निकाल ही लेंगे सीरीज़ वाली, क्योंकि वही 18 साल का ड्रॉट भी है उधर इस टाइम पे। तो इवन अगर हमें इंडिविजुअल स्टेप अप करते हुए दिखते हैं जो कि इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, जैसे ऋषभ पंत इज अ मैन जो कि लीडरशिप ग्रुप में आ चुका है, गौतम गंभीर विद हिज टैक्टिक्स, शुभमन गिल एज द कैप्टन, मे बी करुण नायर जो कि इतना टाइम बाद कम बैक कर रहे हैं वो अच्छा कर दिया, जसप्रीत बुमराह बीइंग द लीडर ही इज, जो बीजीटी में उनने करके दिखाया उसका चलो 70-80% कुछ करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो भी वी एज इंडियंस वुड वॉन्ट टू बैक दिस टीम मोर, क्योंकि आपको लगेगा जैसे हम लोग 2018 में गए थे, विराट कोहली सिंगल हैंडेडली सीरीज कैरी कर रहे थे, 4-1 हम लोग हारे थे। उसके बाद भी अगर आप देखो तो इट इज़ 18 को आप एक नेगेटिव
पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखते हो? 18 का वैसा था यार, मतलब बहुत एक्सट्रीम इमोशंस थे, लगता था कि मैच जीते फिर एकदम से मैच हार जाएंगे चलेगा, पता नहीं चला, देखते थे पता चला कि 4-1 हार गए। पॉइंट वही है कि आपने फाइट दी, आपको हर मैच में कुछ ना कुछ लगा कि हाँ है बात। 21 में तो वी कुड हैव, वो तो एक्चुअली में आप जीत भी सकते थे अल्टीमेटली, अगर कुछ होता नहीं तो उसकी बात भी करेंगे बाद में। पर मुझे वही लगता है कि एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, अगर वो फाइट देते हैं, अगर हमें इंडिविजुअल स्टेप अप करते हुए दिखते हैं, तो ये जो पब्लिक जो कि अभी बटी हुई है सारे भागों में कि कुछ रोहित फैंस हैं, कुछ कोहली फैंस हैं, कुछ धोनी फैंस भी बीच में आ जाते हैं, और बुमराह फैंस भी अलग हैं इस टाइम पे, गिल की सब मारने में अभी लगे पड़े हैं। तो अगर वो इंडिविजुअल्स परफॉर्म करते हुए दिखेंगे तो पीपल विल बैक दिस टीम, एंड अगर मैं इंडिया के रिकॉर्ड की बातें करूं सेना कंट्रीज में, 2020 से वही दोबारा सेम डेटाबेस लेते हैं, पिछले 5 सालों में 21 गेम्स इन्होंने खेले हैं सेना कंट्रीज में, 7 जीते हैं, 13 हारे हैं, ओके, और 1 ड्रॉ हुआ है, सिर्फ 33.33 विन परसेंटेज है। तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ ग्रेट साइन। 33.33 विन परसेंटेज मतलब कि आप यहाँ पे 2 टेस्ट मैच भी नहीं जीत रहे हो 5 में से, अगर हम वैसे बोलें तो इंडिया का रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों में इट्स नॉट वेरी इंप्रेसिव। इट हैज़ बीन टार्निश्ड अ लॉट थैंक्स टू द बीजीटी ऑल्सो, जो भी आप रिसेंटली हार गए, जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते थे परहैप्स। बट इन सेइंग दैट, ये बात ज़रूर है कि पता क्या होता है एक्चुअली में, इंग्लैंड ऑफ ऑल द कंट्रीज ना, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आई वुड से आर वन ऑफ द टफेस्ट वंस फॉर एन एशियन कंट्री टू कॉन्कर। न्यूजीलैंड भी, न्यूजीलैंड भाई, न्यूजीलैंड में तो पिच दिखती ही नहीं है। हाँ, वो तो ग्राउंड कहाँ और पिच कहाँ, वो तो घास इतनी होती पता ही नहीं चलता वहाँ पे, वैसे ही इतना मूवमेंट मिलेगा आपको कि एशियन बैटर्स के लिए थोड़ा अनफेयर हो ही जाता है वो। मतलब मैंने सुना है ये कुछ एक्सपर्ट से कि इवन वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो है, अब वो शायद इंडिया उतना बड़ा चैलेंज नहीं समझती इसको जितना एक टाइम पे समझती। साउथ अफ्रीका वो भी, ऑल्दो वी हैव नॉट वन, बट व्हाई डू नॉट कंसिडर इट एज डिफिकल्ट एज इंग्लैंड, बिकॉज वहाँ पे बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में द होल सिनेरियो इज मोर अबाउट बाउंस एंड सीमिंग द बॉल, बट जो साइडवेज मूवमेंट हवा में होता है ना, वो सबसे ज़्यादा आपको इंग्लैंड में देखने को मिलता है, और उस मूवमेंट पे ही हमारे बैटर्स फंसते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट इज़ अ बिग क्रिप्टोनाइट फॉर द इंडियन टीम। और अगर मैं वंस अगेन इंग्लैंड में जाकर अगर बातें करूँ तो इंडिया का यू कैन आर्ग्यू 2007 में जीते थे, उसके बाद से अगर वो रीसेंट हिस्ट्री भी निकाले, तुम 2014 का ले लो जो कि एक वंस अगेन एक आइकॉनिक टूर है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, उसके बाद से परहैप्स दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज दैट इंडियन टीम इज इन राइट नाउ। 2014 में जब हम लोग वो सीरीज हारे थे जिसमें विराट कोहली का एंडरसन के साथ जो भी हुआ था, उसके बाद से विराट कोहली के अंडर कप्तानी आ गई थी। अगले साल तक ही हम लोग वी आर ऑलमोस्ट एट द टॉप, 16 तक तो हम टॉप पे आ ही चुके थे, 4-5 साल तक हमने डोमिनेट करा। बाय 2021 वी हैड ऑलमोस्ट वन अ सीरीज इन इंग्लैंड, वो आके 22 में ड्रॉ हो जाती है। और इन सालों में हम लोगों ने अपने आप को एज अ टूरिंग कंट्री काफ़ी इम्प्रूव करा है। ऑल्दो बात हमेशा वही है कि हम लोग जीते सब ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, बट हाँ ये बात ज़रूर है यार कि एक बिलीफ था वहाँ पे, एंड क्लोज कॉल्स आने लग गए थे। एंड घर में तो जो डोमिनेशन था अश्विन जडेजा के साथ, वो तो इट इज़ द ग्रेटेस्ट डोमिनेशन इन हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, स्टैटिस्टिकली प्रूवन है वो चीज़। तो 2025 में अब आके ना, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस द पास्ट 11 ईयर्स कि इतने डिफिकल्ट और ट्रिकी स्पॉट में इंडिया आने वाली है। तो इट इज़ द बेस्ट चांस फॉर इंग्लैंड राइट नाउ कि हम एक डोमिनेटिंग वाइट वॉश टाइप की सीरीज निकालें, मे बी 4-1 जीते। अभी 4-1 हमने इनको हराया था पिछले साल स्टार्टिंग में अपने घर पे, दे कुड रिटर्न द फेवर, एंड मतलब आई थिंक इनके पास इससे बेटर चांस नहीं था कोई जो भी। हाँ भाई, अगर आपके 2 स्टॉलवर्ड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट अगर वो चले जा चुके तो उसके बाद तो आप नेचुरली देखोगे कि हाँ इनको अब निकाल सकते हैं। बहुत डेलिकेट स्पॉट पे है इंडियन टीम। बट अगर हमने ये नैरेटिव की बातें करी, लेट्स फाइनली कम टू द फर्स्ट टेस्ट मैच, जो कि पूरा मुझे लगता है एक टोन डिक्टेट करेगा इस पूरी सीरीज के। एंड वेरी स्मार्टली इन लोगों ने हेडिंगली में रखा है पहला मैच, बिकॉज जिनको नहीं पता है, हेडिंगली जो हिस्टोरिकली अगर मैं बातें करूँ तो पिच जो है इट फेवर्स द पेसर्स अ लॉट, बाउंस अच्छा मिलता है आपको वहाँ पे, टेम्परेचर्स यूजुअली 20 से 25 डिग्री मैक्स जाता है, और हवा चल रही होती है, ओवरकास्ट कंडीशंस होती है, तो हवा में स्विंगी बॉल बहुत होती है, ऑफ द विकेट बाउंस भी मिलता है, और थ्रू आउट द 5 days पेसर्स को मदद मिलते रहती है।
स्पिनर्स का गेम इतना है नहीं. इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट भी बताता हूँ. इस सीजन में जो भी वहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस हुए या फिर इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, टेस्ट मैचेस की बातें कर रहा हूँ, पेसर्स की एवरेज 25 के आसपास की है. 25 के आसपास मतलब कि वो हर 25 रन देके विकेट निकाल लेते हैं. स्पिनर्स की 45 प्लस है. तो स्पिनर्स हार्डली हैव एनी रोल ऑन दिस विकेट इन दिस सीजन. अब एक रे ऑफ होप हमें क्या मिल गई है, जो मैं अभी रिसेंट रिपोर्ट्स देख रहा हूँ कि अपेरेंटली वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बदला है. आज के दिन 30 डिग्रीज है वहाँ पे. वही तो जहाँ 20-25 डिग्री होता है वहाँ पे 30-35 डिग्री भी हो सकता है, विच इज़ नॉट what usually happens early on in the summer in England. तो ये कहीं ना कहीं एक blessing in disguise हो सकती है. क्या लगता है इसके बारे में भाई? अगर बैटिंग में हेल्प होगी इनके, एंड अगर आप देखा जाए तो इन दोनों बादल भी ज़्यादा नहीं है इस वक्त, तो वही ना, मतलब अगर आप इनको देखा जाए तो इन दोनों टीम्स को देखो, और बॉलिंग किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे? इंडिया की लग रही है देखने में. तो अगर बॉलर्स को उतनी हेल्प नहीं भी मिलती, चलो मान लिया जाए कि चलो बैटिंग को ज़्यादा फेवर मिल रहा है इस टाइम पे, तो भी हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है वो ज़्यादा केपेबल है उनके विकेट्स निकालने में, एंड उनका जो बॉलिंग लाइनअप है वो शायद नहीं है. और हमें ज़रूरत भी इस टाइम पे है क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस बैटर्स अवेलेबल है नहीं इस टाइम पे. तो अगर हम लोग इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में ले तो प्रॉब्ली हमारे लिए तो बेटर ही है भाई, अगर ऐसा वेदर निकल के आता है तो. एक काउंटर थॉट ये भी है कि अगर इसीलिए विकेट बैटिंग के लिए बेटर क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर धूप ज़्यादा पड़ेगी तो विकेट ड्राई हो जाएगी. जो घास है उसमें लाइफ खत्म हो जाएगी, डेड ग्रास की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा गेम, और ऐसे में बैटिंग करना आसान हो जाएगा. मूवमेंट ऑफ द पिच कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस बादल नहीं होंगे, हवा में गर्मी होगी, तो स्विंग का भी चांस नहीं, मॉइस्चर सब सूख चुका होगा. तो ऐसे में ना ऑफ कोर्स बैटिंग के लिए इंप्रूव हो जाएंगी कंडीशंस. एक काउंटर थॉट जो मैं कहना चाहता हूँ ये भी है लोगों का कहना कि अगर बैटिंग कंडीशंस इंप्रूव होंगे तो बैस बॉल खेलना ज़्यादा आसान हो जाएगा. एंड जो बुमराह और सिराज और जितने भी हमारे बॉलर्स उनका थ्रेट है, विच इज़ परहैप्स द ओनली पॉजिटिव इन द टीम राइट नाउ एज कम्पेयर टू द अदर टीम, वो भी नलिफाई हो जाएगा. नहीं, खेल लो, आपको बैस बॉल खेलना है तो वो तो आप वहाँ पे भी खेलना आए थे जब आप इंडिया आए थे बैस बॉल खेलने. वहाँ भी हमने देख लिया था क्या कर लिया था वहाँ पे जाके. तो मतलब राइट नाउ सबसे ज़्यादा हम जो बैक कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर वो हमारी बॉलिंग ही है. अगर प्रसिद्ध कृष्णा इज कमिंग ऑफ आफ्टर अ ग्रेट सीजन आईपीएल में, बुमराह को ज़रूरत नहीं है, गोज विदाउट सेइंग. सिराज का भी आप देखो तो आईपीएल सीजन पिछली सीजन से तो बेटर ही गया था इस बार. मोस्ट डॉट बॉल्स आई थिंक उनकी थी इस टाइम पे. तो अगर आप देखो तो हमारे जो पेसर्स हैं वो दे आर वेरी वेल केपेबल राइट नाउ ऑफ टेकिंग ऑफ दीज विकेट्स ऑफ इंग्लिश बैट्समैन. तो अगर आप वो सारी कंसिडरेशन लोगे, सारे फैक्टर्स को देखोगे, तो आई थिंक इंडिया के लिए तो ये फेवर करेगा अगर ये वेदर ज़्यादा होता है तो. बिल्कुल हो सकता है कि करे. और अगर मैं यहाँ पे हिस्टोरिकली बताऊँ तो इंडिया ने 60 टेस्ट मैचेस खेले, सिर्फ 2 जीती है. ओ भाई, ये डिसेंट है भाई. आगे की बात करेंगे तो पता चलेगा तुम्हें. और लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पे किया था 2021 वाले टूर में, तो हम पहली इनिंग में 78 पे ऑल आउट हो गए थे. अच्छा. तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस टाइप की पिच होती है जो कि हमें ट्रबल करती है. तो दैट्स नॉट अ वेरी सपोर्टिव ग्राउंड फॉर अस. मतलब पिच शायद आपको उतनी हेल्प नहीं मिलेगी वैसे टाइप का, बट चलो एक रे ऑफ होप है कि आपका वेदर अगर ठीक होता है तो शायद ठीक हो कंडीशन अच्छे. क्रिकेट में वही ना, कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी होती हैं, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि एक भी बदल जाए तो पूरा परम्यूटेशन बदल जाए. आई हैव हर्ड कि जो पिच क्यूरेटर है वहाँ के, उनने कुछ जर्नलिस्ट से बात करी है. हाँ. एंड वो ऐसा कह रहे इस टाइम पे अभी जो ग्रास है वो 12 mm की है. 12 mm तो बहुत ज़्यादा होती है. आई डोंट, वैसे मैच नहीं हुआ, पर उनने बोला है कि हम सबसे लीस्ट भी जो रखेंगे वो 8 mm रखेंगे. हाँ. तो वो भी अच्छी खासी ग्रास है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर धूप अच्छी हो भी जाए कितना फर्क पड़ेगा अभी कुछ कह नहीं सकते. काफी लोगों ने अभी तक पिच देखी ही नहीं है वहाँ पे अभी. और प्लस अभी कटी की घास, तो क्या फाइनल पिच निकल के आएगी वो भी नहीं पता. या. तो यू नेवर नो. एंड इसीलिए अगर मैं फाइनली बात करूँ कि हमें टॉस जीत के क्या करना चाहिए, अब ये बहुत ट्रिकी होने वाला है. बिकॉज पिछले 6 टेस्ट मैचेस में यहाँ पर जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है वो जीती है. ओके. हिस्टोरिकली भी यहाँ पे 34 टेस्ट मैचेस में सेकंड बैटिंग टीम जीती है वर्सेस 29 टाइम्स जो कि पहले बैटिंग करते जीती थी. तो इस हेडिंगली के स्टेडियम में हिस्टोरिकली और रीसेंट रिकॉर्ड के हिसाब से भी बॉलिंग पहले करना ज़्यादा आपको लाइकलीहुड देता है मैच जीतने के लिए. अगर आपको लगता है कि धूप काफ़ी है, बादल बिल्कुल भी नहीं है और घास छोटी है, शायद तब आप पहले बैटिंग करने का सोच सकते हो. क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, बाद में बादल दोबारा भी आ सकते हैं. मैचेस 5 दिन के होते हैं. अगर आपको उस टाइम पे बैटिंग करने को मिल जाए जहाँ पे बिल्कुल बादल नहीं है, तो यू आर ओनली हेल्पिंग योर सेल्फ.
तो एक वो सिचुएशन है जहाँ पे मैं कहूँगा कि आप बैटिंग करना कंसिडर कर सकते हो, बट अगर मैं ट्रेडिशनली बोलूँ क्या होना चाहिए यहाँ पे, प्लस आई थिंक वंस अगेन कितने की घास उस पर बहुत डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से बॉलिंग करना ही यूजुअली सेफर रहा है यहाँ पे। कमिंग नाउ टू द प्लेइंग 11s, इंडिया की प्लेइंग 11 के ऊपर जल्दी से चलते हैं। मैं देख रहा था, मैंने काफ़ी लोगों का एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी देखने के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो देखी, क्रिक इन्फो, आकाश चोपड़ा, क्रिक बज, पता नहीं कितने सारे और इरफान पठान वगैरह ने भी निकाली। हाँ, सबकी देखी मैंने। ट्विटर पे कितने लोगों ने दे रखी है, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट ने दे रखी है। एंड इंटरेस्टिंगली काफ़ी डिबेट्स हैं, मतलब इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लोगों ने, कई लोगों के अलग अलग थॉट्स है। संजय बांगर ने तो कुछ और ही दे रखा है, उनका भी मैं देख रहा था। तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट रिगार्डिंग 2-3 स्पॉट्स, बाकी मोस्टली सबका सेम ही रहा है, बट वो डिबेट क्यों हो रही है एग्जैक्टली उसको भी एड्रेस करेंगे। मुझे लगा था कि इतना लंबा सेगमेंट करना नहीं पड़ेगा हम लोग को प्लेइंग 11 का। फॉर मी अगर मैं बात करूं तो आई थिंक जायसवाल एंड केएल राहुल ओपनिंग कर रहे हैं। आई थिंक साई सुदर्शन को ही खिलाया जाएगा नंबर 3 पर, शुभमन गिल, ऋषभ पंत एंड देन करुण नायर एट नंबर 6। नंबर 7 पे जडेजा आएंगे मेरे लिए, और नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर होंगे। बुमराह सिराज 2 पेसर्स है, थर्ड पेसर मैं अभी अर्शदीप रख रहा हूँ। ओके, तुम क्या रखोगे? मेरी बाकी ही तो सेम ही टीम है। मैंने प्रसिद्ध कृष्णा रखे हैं। हाँ, एंड मैंने इससे रखा है क्योंकि भाई मैंने जितने भी जर्नलिस्ट का देखा है, उन सबको जितनी भी इन्फॉर्मेशन अंदर मिली है टीम इंडिया से, उनके अकॉर्डिंग यही है कि प्रसिद्ध कृष्णा से स्टार्ट करेंगे। मैंने भी काफ़ी लोगों का देखा है कि प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं। अभी मैंने प्लेइंग 11 तो बता दी, इसमें क्या क्या डिबेट्स हो रही है ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो लोग डिसएग्री करते हैं उनका भी पर्सपेक्टिव आ जाए। सबसे पहला है साई सुदर्शन वर्सेस अभिमन्यु ईश्वरन एट नंबर 3। तो इसके में क्या लग रहा है? ऐसा मैंने कई लोगों से ये सुना है कि अपेरेंटली बहुत लाइकलीहुड लग रहा था कि साई सुदर्शन ही स्टार्ट करेंगे, बट ऑफ लेट इट इज़ नॉट दैट ऑब्वियस। नहीं, नॉट दैट ऑब्वियस बिकॉज ऑफ होम। कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको फिर कंसिडरेशन मिले? अभिमन्यु ईश्वरन का अगर इनको अब जाके ऐसा लग रहा है एकदम से कि नहीं अभी श्योर नहीं है हम लोग, या तो ऐसा है कि साई सुदर्शन की परफॉर्मेंस कुछ खास निकल के नहीं आई अभी जितने इंटर स्क्वाड मैचेस हुए, या फिर जो इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट हुआ था, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। पर पॉइंट वही है कि अभिमन्यु ईश्वरन की खुद की परफॉर्मेंस भी कुछ खास निकल के नहीं है उनके अगेंस्ट, बट ही हैज़ अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कि उनको पहले से टीम में सिलेक्ट कर रखा है। तो अगर एकदम एंड मोमेंट पे आके, या फिर चलो 2-3 दिन पहले से भी अगर इनका ये प्लान बना है कि हमें अभिमन्यु ईश्वरन को अब एकदम से खिलाना है, खिला लो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद साई सुदर्शन को स्टार्ट कराना चाहूँगा। आई थिंक अगर अभिमन्यु ईश्वरन खेलते तो वो डिजर्विंग बनने, डिजर्विंग तो है फॉर श्योर। मतलब कोई उंगली नहीं उठा सकता कि आपने साई सुदर्शन को क्यों खिला दिया, क्यों नहीं खिलाया अभिमन्यु ईश्वरन की जगह। आई थिंक अभिमन्यु ईश्वरन अगर सेलेक्ट होते हैं, वेरी हैप्पी फॉर द गाय, ही डिजर्व्स इट। और मतलब होता ना कि मैं एक क्रिक इन्फो पे एक जर्नलिस्ट उनका कोट सुन रहा था कि ही हैज़ अर्नड हिज चांस टू फेल। हाँ, या कि अगर वो फेल भी करते हैं ना तो ही डिजर्व्स इट, वो फिर भी वो चांस पूरा 100% होल हार्टेडली डिजर्व करते हैं। तो आप उनको जज नहीं करना चाहिए भी इतना। एंड प्लस ही हैज़ बीन अप राइजिंग अप द रैंक्स फॉर सो लॉन्ग, इतने टाइम से सिस्टम में रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, हैज़ बीन बेटर देन साई सुदर्शन बाय द वे इन टेस्ट फॉर्मेट। हाँ, फर्स्ट क्लास में। सो तो आइडियली आई थिंक अभिमन्यु ईश्वरन का बनता है केस। नहीं, अगर ये चाह रहे हैं ऐसा कि अभिमन्यु ईश्वरन स्टार्ट करे तो मैं वही कहूँगा, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, बट साई सुदर्शन लग रहा है कि हाँ, मुझे ऐसा भी लगता है कि साई सुदर्शन ही लेंगे। नेक्स्ट एक डिबेट आ रही है करुण नायर वर्सेस नीतीश कुमार रेड्डी की नंबर 6 पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनकेआर, जडेजा और शार्दुल तीनों को खिलाया जाए, एंड नीतीश कुमार रेड्डी एक प्रॉपर बैटर की तरह खेल सकते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सेंचुरी मारी थी बीजेटी में। आई थिंक जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रॉपर बैटर की तरीके से खेल सकते हैं, अब वो सेंचुरी मार चुके हैं तो थोड़ा बहुत मेरिट है उस बात में। आई स्टिल फील कि अगर आपको एक प्रॉपर बैटर चूज करना होगा राइट नाउ, आई वुड एनी डे चूज करूंगा यार। मतलब अभी 200 भी मार दी यार, 200 मारी है, जो बंदा परफॉर्म कर रहे इस टाइम पे, आप उसको छोड़ के हर किसी की तरफ देख लो कि अच्छा नहीं उसने लास्ट में परफॉर्म करा था। नीतीश कुमार रेड्डी अभी ही हैज़ अ वेरी लॉन्ग करियर हेड ऑफ हिम, एंड वो आगे जाके टेस्ट में रेगुलर भी बन सकते हैं गिवन कि एक वो बॉलिंग ऑलराउंडर है जो कि हम लोग बहुत टाइम से लैक करते आ रहे हैं अपने अंदर। शार्दुल भी अभी क्या उनकी 30+ तो हो ही चुके हैं, तो वो भी कितना ही लास्ट करेंगे टेस्ट में वो भी देखने वाली बात है। तो कभी ना कभी एनकेआर का टाइम आएगा, बट अगर मुझे नंबर 6 पे एक खिलाड़ी चाहिए जो कि एक प्रॉपर बैटर चाहिए जो कि इन फॉर्म भी है इस टाइम पे, आई वुड एनी डे गो फॉर करुण नायर। ये जो पूरा एक ऑब्सेशन है ना कि हम ऑलराउंडर्स को भी लाएं टेस्ट मैचेस में बहुत ज़्यादा, ये तो मुझे समझ में नहीं आता।
आइडियली तो नंबर 7 के बाद 4 प्रॉपर बॉलर ही होने चाहिए थे, तो यहाँ पे हम लोग शार्दुल को कंसिडर कर ले रहे हैं. बट नीतीश कुमार रेड्डी को मतलब आई अंडरस्टैंड द हाइप एंड जो उन्होंने करा है 100 मारी बहुत बड़ी बात थी वहाँ पे. बट अभी आई थिंक टेस्ट मैचेस इज अ फॉर्मेट फॉर द स्पेशलिस्ट्स. यहाँ पे आप एक प्रॉपर बैटर आपको मिल रहा है नंबर 6 पे जो कि 200 मार के आया है अभी एंड पूरे सीजन परफॉर्म करा है. बाय द वे नीतीश कुमार रेड्डी हैज हैड अ मीडियोकर सीजन. तो क्यों नहीं आप स्टार्ट करोगे. प्लस आपने उनको लेने का रीजनिंग भी यही दी है कि वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं ड्यूस बॉल के साथ, वरना सरफराज भी सकते थे लाइनअप में. आई थिंक करुण नायर अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे ही विल डेफिनेटली स्टार्ट. नीतीश कुमार रेड्डी का आई ऑनेस्टली डोंट सी द केस. मतलब आई वुड जेन्युइनली बी डिसअपॉइंटेड अगर मुझे करुण नायर स्टार्ट करते हुए नहीं दिखते पहले टेस्ट में. तो अब क्या हो रहा है कि एक और जो लोग प्रपोज कर रहे हैं थ्योरी वो ये है कि आप जो है शार्दुल ठाकुर की जगह पे कुलदीप यादव को खिलाओ नंबर 8 पर, और जडेजा की जगह पे फिर नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लो. तो बेसिकली वो एक पेसर एक स्पिनर सेम ही रहेगा. शार्दुल की जगह हमारे नीतीश कुमार रेड्डी आ गए, जडेजा की जगह कुलदीप यादव आ गए. इट्स जस्ट दैट बैटिंग अब नंबर 7 तक ही रहेगी एंड एनकेआर को आप प्रॉपरली बैक कर रहे हो एज अ नंबर 7 बैटर विद नो डेप्थ आफ्टर दैट. आई थिंक अगर ये चीज़ हम लोग कर लेते हैं तो ये तो अल्टीमेट वो होगा फिर. मतलब भाई इससे ज़्यादा गंदा लाइनअप में नहीं देख सकता था फर्स्ट मैच के लिए, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे आपने जडेजा जो कि वन ऑफ द फ्यू बैटर्स राइट नाउ हु कैन परफॉर्म. जडेजा इंग्लैंड के अंदर जो भी इंडियन टेस्ट खेले हैं उसमें टॉप स्कोर रहे हैं स्क्वाड के. बस तो मतलब चलो एक्सपीरियंस हटा दो तो भी मैं कहूँ कि ओवर द लास्ट 5 years ही हैज़ बीन वन ऑफ आवर बेस्ट टेस्ट बैटर्स. तो आप उनको हटा के आप उनको रिप्लेस कर रहे हो कुलदीप यादव से, जो कि मतलब भाई जब वो स्पिनर वाली पिच आएगी प्रॉपर, जब प्रॉपर स्पिनर को खिलाना पड़ेगा हमें, जब 2 स्पिनर हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तब आई थिंक कुलदीप यादव का रोल फॉर श्योर बनेगा. बट कुलदीप यादव द बॉलर स्पेशली गिवन कि इंग्लिश बैटर्स कितना फंसते हैं लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट, एक टेम्पटेशन तो जरूर है. विकेट टेकर है मतलब वो. और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये गंदा हो सकता है क्योंकि आप एनकेआर को रिप्लेस आप शार्दुल को रिप्लेस करो एनकेआर से, एंड एनकेआर इज अ बैटिंग ऑलराउंडर राइट नाउ. शार्दुल से आप डलवा सकते हो ओवर कुछ ना कुछ करके, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है वहाँ पे. फिर हम लोग उसी सिचुएशन में फंसेंगे जहाँ पे गिल पहली बार नई नई कप्तानी कर रहे हैं. अगर कुछ चीज़ें गलत जाती है उनकी खुद की भी टेम्पटेशन ये होगी कि अच्छा आई हैव टू ब्रिंग इन बुमराह. अभी इसकी बात करेंगे स्ट्रेटेजिकली क्या होना चाहिए, एंड कुछ ना कुछ करके वो ऐसा चाहेंगे कि अच्छा बुमराह यहाँ पे स्टॉप गैप लगा दें. यहाँ पे जैसे रोहित शर्मा पूरी बीजीटी करते हुए आ रहे थे, जहाँ पर उन्होंने कहता था कि नहीं अब ओवर नहीं डल रहा मुझसे. एक आदमी पहले ही 3 टेस्ट मैच खेलना है, अगर वो करते करते हमने उनसे और कम करवा दिया तो हमने एकदम ही अपने सीरीज के खत्म हो जाएंगे हमारे चांसेस एकदम ही. तो एनकेआर और शार्दुल का तो आई जनरली डोंट सी इवन अ डिबेट कि हम लोग क्यों रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं. एज अ फोर्थ पेसर भी वो उतना ऑफर नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी. और जडेजा का तो अगर इस टाइम पे कर देता आई थिंक इट्स अ मैसिव डिसरिस्पेक्ट देन. बट एट द सेम टाइम मतलब मुझे भी कुलदीप यादव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट तो लगते हैं, मैं ये तो बोलूँगा. एंड जो लास्ट डिबेट हो रही है वो है अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा की. उसके बारे में तुमने क्यों? आई डोंट हैव अ ओपिनियन ऑन दिस. मुझे लगता है कि अगर आपको अर्शदीप को खिलाना है तो खिला लो. अब मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू ये था जो कि मैंने पहले पॉडकास्ट में भी बोला था कि अर्शदीप एक बहुत बड़े एक्स फैक्टर है इस टाइम पे. करेक्ट. एंड दोनों तरफ बॉल को स्विंग कराते हैं. एक लेफ्ट आर्म पेसर हमारे पास होंगे तो देखने में मज़ा भी आएगा कैसे वो ट्रबल करते हैं इंग्लिश बैट्समैन को. कहीं ऐसा ना हो क्योंकि या तो क्लियरेंस है कि वो 5 टेस्ट खेलेंगे तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. अभी वो अपना डेब्यू कर रहे हैं, बाई चांस ऐसा ना हो कि हमें बुमराह और अर्शदीप दोनों एक ही साथ मिस करते हुए दिख जाए टेस्ट मैचेस में, किसी भी एक टेस्ट मैच में. वो आई थिंक बहुत बड़ा फिर आपको गैप फिल करना पड़ जाएगा. एंड आई एम नॉट श्योर कि फिर बाकी लोग मिलकर कर पाएंगे. भी रोक लिया भाई. अंशुल कंबोज को नहीं रोका, उस पर भी काफ़ी लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं कि हर्षित राणा को आपने ले आए. उसकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी रही नहीं ना, जो भी इंटर स्क्वाड मैचेस हुए थे. अंशुल कंबोज मुझे याद है पहले ही बोला था कि जो लोग कह रहे हैं कि ले आओ, चलो समझ में आते कि एक्स फैक्टर वाली बात होती है, बट जो लोग सिस्टम में पहले से रहे हैं उनको ऑफकोर्स प्रेफरेंस मिलेगी ना. इसमें सरप्राइज क्यों हो रहे हैं लोग? आई थिंक सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि जो बंदा परफॉर्म कर रहा था उसको आपने नहीं लिया इस टाइम पे. एंड अगर हम उस लॉजिक पे जा रहे हैं तो साई सुदर्शन वर्सेस अभिमन्यु ईश्वरन कोई डिबेट भी नहीं होनी चाहिए. इवन अगर आप साई सुदर्शन का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड पे देखोगे उनकी 40 की भी एवरेज नहीं है. स्क्वाड में नहीं होंगे, सरफराज आएंगे. सरफराज पे, हाँ सरफराज पे क्यों मिस आउट कर रहे हैं? जिन्होंने आई थिंक अभी 90 मारे थे, 92 इंग्लैंड लायंस में मारे थे और इंटर स्क्वाड में 100 मारी है. बीजीटी के इंटर स्क्वाड में 50 मारी थी. तो हर बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं होती ना. परफॉर्मेंस होती तो फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली. तो आई थिंक चलो वो बात अलग है. मुझे लगता है मैंने पर्सनली
अर्शदीप को क्यों रखा है, और तो कई लोग कह रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा का जो करंट फॉर्म है उसके बेसिस पे आप क्यों नहीं रखोगे, एंड आई टोटली गेट इट, मुझे लगता है कोई सही गलत चीज़ नहीं है इसमें. हैविंग अर्शदीप जस्ट बिकॉज जो स्विंग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ड्यूक्स बॉल से, दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन टू हैव. तो एंड प्रसिद्ध कृष्णा विद ऑल डू रिस्पेक्ट, जब भी उनको चांस मिला ओवरसीज हैज नॉट बीन द मोस्ट इम्प्रेसिव गाय. तो ऑल्दो ही लुक्स लाइक अ चेंज्ड बॉलर नाउ, होपफुली परफॉर्म करेंगे, बट मेरा पर्सनली अर्शदीप के साथ जाने का रीज़न ये था. अब स्ट्रेटेजिकली थोड़ी बातें करते हैं, ठीक है, कि कुछ पॉइंट स्ट्रैटेजी के हम इंडिया के अभी डिस्कस करेंगे, फिर हम इंग्लैंड की प्लेइंग की बात करेंगे, उससे दोबारा हमें स्ट्रैटेजी का थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा कि ये प्लेइंग 11 है तो इंडिया की स्ट्रैटेजी और क्या होनी चाहिए. ठीक है, फर्स्टली बुमराह ने कंफर्म कर दिया कि पहला मैच खेलने वाला है, तो वो सर्टेनिटी हो चुका है. एंड इसमें कई लोग ये भी आर्ग्यू कर रहे थे कि पहला मैच हेडिंगली में है, लीड्स में है, तो यहाँ पर बुमराह को खिलाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तो एनीवे पेसर्स को हेल्प मिलती है. तो बुमराह की ज़रूरत वहाँ नहीं होनी चाहिए जहाँ पे थोड़े से पाटा विकेट्स होंगे, जहाँ पे पेसर्स को विकेट निकालना मुश्किल होगा. तो क्या तुम्हें लॉजिक सही लगता है? आई थिंक फर्स्ट टेस्ट मैच तो स्टार्ट करना ही चाहिए भाई. अगर हम लोग पहला टेस्ट मैच, चलो टचवुड, अगर हम लोग बाई चांस जीत जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा हम लोगों को गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट मैचेस. प्लस आई थिंक बुमराह का इंस्टेड ऑफ द पिचेस इस टाइम पे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि किन मैचेस के बीच में कितना गैप्स आपको मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे. जैसे फर्स्ट टेस्ट मैच में अच्छा खासा ऑलमोस्ट महीना भर उनको मिला है कि वो आराम से रेस्ट करें, उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर करके पहला मैच खेलना है. इसके बाद सेकंड मैच में भी उनको बहुत बड़ा गैप, 8 दिन का गैप मिलेगा उनको, तब वो सेकंड मैच खेलेंगे. सेकंड और थर्ड के बीच में आई थिंक सिर्फ 4 दिन का गैप है, एंड देन थर्ड और फोर्थ के बीच में फिर से कुछ आई थिंक 11-12 दिन का गैप है. तो फिर वो फोर्थ वाला टेस्ट मैच खेलेंगे, शायद थर्ड बीच में मिस करे. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कौन से पिच में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बुमराह की, आई थिंक द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज कि कितने ज़्यादा गैप्स हैं मैचेस के बीच में, उसके अकॉर्डिंगली बुमराह डिस्कस करेंगे. एक और मैं रीज़न क्या दूंगा यहाँ पे, जो लोग कह रहे हैं पिच का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, मैं वहाँ पे भी क्यों डिसएग्री करता हूँ. हेडिंगली में इंडिया का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा रहा नहीं है, प्लस दिस इज़ द पिच जहाँ पे पेसर्स को हेल्प मिलती है. राइट नाउ वी डोंट हैव द लग्जरी टू थिंक कि बुमराह को जहाँ पेसर्स स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ कराओ बॉलिंग, बिकॉज उस स्टेटमेंट में बाय डिफॉल्ट ही उसका मतलब ये है कि वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा ओवर शायद डालने पड़ेंगे. हाँ, अच्छा, और वो एनी वे यू, क्योंकि अगर एक पाटा सॉर्ट ऑफ विकेट है, ड्राई विकेट है, जहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही, एक्सट्रैक्ट नहीं मिल रहा, वहाँ पर विकेट निकालने के लिए फिर आप बुमराह को ओवर यूज़ तो नहीं करोगे ना. और अगर ऐसी पिचेस हैं तो वहाँ पर बैटिंग करना रिलेटिवली होपफुली ईजी होगा इंडियन बैटर्स के लिए. तो एनीवे दे कैन सी ऑफ द मैच. यहाँ पे ऑन अ किलर विकेट जहाँ पे आपको पता है कि इतनी घास हो सकती है, यू नीड अ गाय लाइक बुमराह. कंडीशन से हेल्प मिलेगी तो परहैप्स उनको इतने ओवर्स डालने भी नहीं पड़ेंगे, विच इज़ वॉट द मेन पॉइंट इज नाउ फॉर स्ट्रैटेजिकल पर्पसेस. गिल को आइडियली मुझे लगता है कि पर इनिंग 20-25 ओवर से ज़्यादा मे बी, हाँ नहीं भाई, ज़्यादा नहीं होना चाहिए. हाँ, मतलब अगर आप चाहो तो, या फिर अगर हो पाए तो आप जितना कम यूज़ कर सकते हो बुमराह को उतना कम करो आइडियली तो. बट वही मैक्स भी वो 20-25 वाला, आई थिंक दैट्स अ स्वीट स्पॉट, उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा फिर. एंड दिस इज व्हाई शार्दुल एज द फोर्थ बॉलर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस नीतीश कुमार रेड्डी, बिकॉज फिर आपको अगर बुमराह खेलने साथ साथ सिराज और अपने शार्दुल के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. प्रसिद्ध कृष्णा या फिर अर्शदीप में से जो भी खेल रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एग्जैक्टली. तो सिराज ऑल्सो भाई मतलब बहुत बड़ा सवाल है. कई लोगों ने सिराज को भी अपनी टीम में नहीं रखा, पता है. अर्शदीप और आई सॉ दिस कमिंग कि लोग ऐसा कहेंगे कि उनको नहीं रखना चाहिए था, बट आई एम बैकिंग हिम भाई. अगर चलो एक ये पॉइंट होगा. अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ. अगर मैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, इंग्लैंड इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री जहाँ पे आपको नई बॉल को सी ऑफ करना बहुत ज़रूरी है. जो हमारे बैटर्स हैं, नई बॉल को अगर आपने फेज आउट करना सीख लिया है, उसके बाद देयर विल बी रन्स फॉर द टेकिंग. जिस कंट्री में जितना ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा नई बॉल को आपको सी ऑफ करना इंपॉर्टेंट होता रहेगा. नई बॉल को पुराना करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे में वंस अगेन आई बिलीव केएल राहुल इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल बैटर. जो मेन आदमी है ओपनिंग में भी, क्योंकि जायसवाल का नेचुरल तरीका ही ऐसा है जहाँ पे आप देखते हो कि वो थोड़ा स्पीडी खेलेंगे. प्लस जायसवाल का अभी जो परफॉर्मेंसेस आई हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रही है. अपेरेंटली जो इंटर स्क्वाड मैचेस वगैरह भी हुए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा रन नहीं मारे वहाँ पे. केएल राहुल ने, मतलब आप एक तरीके से देखो तो बीजीटी में भी जो पहली इनिंग्स आई थी जहाँ पे जायसवाल ने बहुत तगड़ा खेला था, राहुल ने भी, वो 100 रन की पार्टनरशिप का स्टैंड था उनका जब कोहली के ताली बजा रहे थे उनके लिए.
उसमें भी केएल राहुल के ऐसा नहीं रन्स बहुत थे उसमें, पॉइंट वही था कि वो बॉल इतनी खेलेंगे और पुरानी करेंगे बॉलें, तो वो अगर करेंगे और फिर बाद में साई सुदर्शन जैसा खिलाड़ी आता है नंबर 3 पे जो कि अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनको हेल्प मिलेगी। प्लस स्पेसिफिकली नंबर 4 पे जो शुभमन गिल आएंगे जिनके लिए पूरा काम करा जाता है कि भाई आपके नंबर 4 के खिलाड़ी एकदम उस मोमेंट पे आए जहाँ पे बॉल भी पुरानी हो चुकी हो ताकि वो रन्स बना पाए, आपका बेस्ट बैटर नंबर 4 पे आएगा। गिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेटेजिकली कि नए जो हमारे ओपनर्स हैं उनको नई बॉल को सेव करना और भी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि नंबर 3 पे मोस्टली एक डेब्यूटेंट होगा और नंबर 4 पे एक ऐसा बैटर है जिसने आज तक नंबर 4 पे टेस्ट में बैटिंग करी नहीं है। तो आपका मिडिल ऑर्डर ना एकदम से ही एक्सपोज हो सकता है, फिर वो कोलैप्स होना बहुत आसान है। सो द न्यू बॉल हैज़ टू बी सीन ऑफ वेरी प्रिसाइसली बाय द ओपनर्स। और मैं यहाँ से अब ज़रा इंग्लैंड की प्लेइंग लाइन पे आना चाहता हूँ, बिकॉज जो इंडिया की स्ट्रैटेजी का सेकेंड हाफ है वो हमें उनकी प्लेइंग लाइन देखकर पता चलेगा। आई थिंक इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइजेस नहीं होने वाले। बेन डकेट और जैक क्रॉली अपना ओपनिंग ही करेंगे, अभी हमने करके ओली पॉप नंबर 3 पर होंगे। जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स, ये इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो है स्कैरी मिडिल ऑर्डर भाई। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 जेमी स्मिथ अगर मोस्ट कैसे विकेट कीपर खेलते हैं, मैं हर्षा भोगले को भी बोलते सुन रहा था कि ही हैज़ हर्ड अ लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग थिंग्स अबाउट जेमी स्मिथ, सो लुक्स लाइक अ सॉलिड बैटर। अब जो इनकी टेल है ना, जरा वो देखना। क्रिस वोक्स आएंगे नंबर 8 पे। आई एम हैविंग ओवर्टन एट नंबर 9, विच मीन्स आपके पास नंबर 9 तक बैटिंग है। एक शोएब बशीर हो जाएंगे स्पिनर, जिनको याद नहीं जिन्होंने वो आँख दिखा रहे थे जब इंडिया में आए थे तो पतले से। और एक थर्ड पेसर और होंगे। अब उसमें आपके पास चॉइस है, जॉश टंग ले सकते हो आप, कुक ले सकते हो आप, ब्राइडन, क्या प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ब्राइडन कार्स करके जो नाम है उनका, उनको भी ले सकते हो। अगर आप उनको लोगे तो आपकी बैटिंग नंबर 10 तक भी हो सकती है, थोड़ी बहुत टेल एक्सटेंड हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ चलो आपने एक फुल ब्लोन पेसर को लिया, मानो आपने कुक को ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी आपके पास नंबर 9 तक बैटिंग है यहाँ पे। अब इसके एक डाउन साइड भी है और एक पॉजिटिव भी है, उसकी बातें करते हैं हम लोग, बट मुझे लगता है ये मोर और लेस इनकी प्लेइंग 11 दिख रही है। स्ट्रेटेजिकली फॉर इंग्लैंड इनकी जो डेप्थ है वो T20 वाली है। नंबर 9 तक होने वाली है इनकी बैटिंग। इसका एक बोनस क्या है कि जैसे इंडिया जब इंडिया में खेलती थी तो अश्विन जडेजा और अक्षर पटेल होते थे नंबर 7, 8, 9 पर, और वो जितना कंट्रीब्यूट करते थे लोअर ऑर्डर में ना, वो उतना कि मेंटली किल कर देता था दूसरी टीम को, पूरा मोटिवेशन ही डिस्ट्रॉय कर देता था। मतलब 8 तक आपने सारे बैट्समैन उड़ाए, फिर आप देख रहे हो अक्षर पटेल बैटिंग करने आ रहे हैं भाई। तो आई थिंक वो सेम चीज इंग्लैंड कर सकती है इंडिया के साथ। इंडिया को विद द बॉल ना सांस लेने का टाइम नहीं मिलने वाला है इस बार। और इसमें मैं इंडिया की वन सेकेंड एक बॉलिंग की स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, टॉप 3 विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। दे आर प्रॉब्ली दी मोस्ट वल्नरेबल गाइज आउट देयर। उसके बाद से नंबर 4 पे रूट, हैरी ब्रुक, स्टोक्स और जेमी स्मिथ के साथ साथ बैकिंग इतनी डीप है कि वो भी जो है अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इंग्लैंड बैटिंग विल ओनली गेट बेटर व्हेन दे रीच द मिडिल ऑर्डर। टॉप 3 जो हमारे प्लेयर्स हैं, बेन डकेट, क्रॉली एंड ओली पोप, वो 3 विकेट अगर हमने जल्दी नहीं निकाले, वो नई बॉल पुरानी कर देंगे एंड द स्टेज इज नाउ सेट फॉर जो रूट टू ब्रेक सचिन रिकॉर्ड। प्लस वो भी है कि इनका जो टॉप 3 है वो स्टार्ट शायद उतना स्पीड से ना करे बट बहुत जल्दी पेस पकड़ते हैं। हमने इंडिया की सीरीज में भी देखा था, जब वैसे तो मजाक उड़ गया था इन सबका, ओली पोप, बेन डकेट, इन सबका, पर ये इन एनी अदर सीरीज ये वैसे टाइप के खिलाड़ी हैं जो कि शायद स्टार्ट इनिशियली कुछ ओवर्स लेंगे और उसके बाद एकदम से हिट आउट करना स्टार्ट करेंगे तो काउंटर अटैक बन जाता है आपका। देन समटाइम्स जो बॉलिंग टीम होती है एक शेल में चली जाती है कि भाई हम तो मार खा रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर हमने जल्दी इनका विकेट निकाल दिया तो जल्दी इनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो भी एक्सपोज हो जाएगा, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अच्छा हमें लंबा खेलना पड़ेगा वहाँ से। और अगर मैं इंग्लैंड की तरफ से बात करूँ स्ट्रेटेजिकली, जो हमने कहा कि नंबर 9 तक डेप्थ है, वो लोअर कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं। इसका एक डाउन साइड भी क्या है, बिकॉज यू हैव सो मेनी बॉलिंग ऑलराउंडर्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ क्लियर लैक ऑफ फुल ब्लोन पेसर्स, जो कि हमने बात की थी, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, एटकिंसन। तो हालांकि आर्चर वगैरह बैटिंग कर लेते हैं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि दिस क्लियरली मेक्स द इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप लुक वेरी वीक। आप ऑन पेपर ही देख लो, अगर शोएब बशीर आपके लोन स्पिनर हैं, ये टाइम पे ग्राम स्मॉन हुआ करते थे, और क्रिस वोक्स इज लाइकली योर लीडिंग पेसर। तो
आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप, Yeah. इवन दो ये लोग इंग्लैंड में खेल रहे हैं, अपने घर में ही खेल रहे हैं. इंडिया की बॉलिंग लाइनअप एक्चुअली लुक्स मच बेटर. तो ये एक इनका वीक पॉइंट है जो कि इंडिया को एक्सप्लॉइट करना है. आई थिंक बढ़िया है भाई इस टाइम पे. मतलब ऐसा भी होता है ना कि जब इंडियन टीम अगर अंडरडॉग हो रही है तो ऐसा ना हो कि भाई सीरीज में जाके मज़ा ही ना आए बिल्कुल, कि आप गए और आपको पता है कि आप पिटने ही जा रहे हो. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि दूसरे का बॉलिंग लाइनअप उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, प्रॉब्ली एक डिपार्टमेंट है जिसमें आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सामने वाली टीम से, तो इट एड्स मोर स्पाइस टू द गेम. आपको देख के लगता है कि अच्छा सीरीज देखने में मज़ा भी आ सकता है. पोटेंशियल है मतलब कहीं ना कहीं. एंड सो विद दैट मैं एक लास्ट चीज कहूंगा बिफोर यू मूव ऑन टू द की बैटल्स, व्हिच इज कि मुझे लगता है कहीं ना दिस सीरीज कुड बी वन ऑन बैटिंग ऑल्सो. लोग यूजुअली एक नैरेटिव होता है ना कि टेस्ट में कि 20 विकेट से जीतते हैं. ऑफ कोर्स वो तो है ही, मतलब तो गिवन है 20 विकेट नहीं लोगे तो कहाँ से जीत जाओगे. पर मुझे लगता है इस सीरीज की जो टोन डिसाइड होगी ना वो बैटिंग से होगी. इंडिया की बैटिंग इस वक्त बहुत वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल स्टेजेस पर है, बट दे हैव अ वीक इंग्लिश बॉलिंग लाइन टू एक्सप्लॉइट. अगर वो एक स्टेटमेंट दे सकते हैं ना, बॉलर्स को कितना कॉन्फिडेंस मिलने वाला है हम सोच भी नहीं सकते. वरना बॉलर्स हमेशा जो है वो 150 का टारगेट डिफेंड कर रहे हैं, 200 का टारगेट डिफेंड कर रहे हैं, क्या करेंगे. सिमिलरली इंग्लैंड का तो पूरा गेम ही बैटिंग पे होने वाला है. बैस बॉल इन ए सेंस है ही वही, प्लस बैटिंग उनकी जो बैटिंग उनकी बॉलिंग से फार स्ट्रॉन्गर है. तो उनका स्ट्रॉन्गर सूट भी बैटिंग है और हमें बैटिंग पर ही कुछ हम कर सकते हैं. यहाँ पे बॉलिंग तो हमारे हमेशा अच्छा करती है. आई थिंक बैटिंग किस तरीके से दोनों टीम्स कर रही है उससे टोन डिसाइड हो सकता है सीरीज का बहुत हद तक. और अगर हम लोग अब की बैटल्स की बातें करें, सबसे पहला जो मैं बैटल बोलना चाहता हूँ क्रिस वोक्स वर्सेस केएल राहुल विद द न्यू बॉल. वंस अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. मतलब केएल राहुल का आई थिंक वही होगा कि आप पुरानी करो बॉल को, जितनी देर तक टिक सकते हो टिको. केएल राहुल का नेचुरल जो खेलने का स्टाइल भी है, थोड़ा लेट खेलते हैं बॉल को, तो जब जहाँ पे आपको दिखता है कि वो स्विंग हो रही है बॉल ऐसा टाइप की, इंग्लैंड वाली जगह पे तो परफेक्ट है उनकी बैटिंग, बेस्ट सूटेड है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम केएल राहुल दिस सीरीज. मतलब उनका वही है ना कि विकेट पे टिकना ज्यादा जरूरी है एज अपोज्ड टू स्कोरिंग रन्स. उसके लिए बाकी बहुत लोग हैं, जायसवाल, साई सुदर्शन, गिल, ऋषभ पंत, सब स्कोरिंग बैटर्स हैं. बट इनका विकेट पे एक एंड पर रहना और बॉल को पुरानी करना, फ्रस्ट्रेट करना. क्रिस वोक्स अगर लीडर है, ही हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि केएल राहुल को वो टारगेट करें. एक और की बैटल में बोलूंगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, करुण नायर द बैटर वर्सेस द थर्ड पेसर ऑफ इंग्लैंड. अब वो आप ब्राइडन को भी कर सकते हो, आप कुक को भी कर सकते हो, टंग को भी कर सकते हो, बट जो थर्ड पेसर होंगे उनको फ्रस्ट्रेट करना और विकेटलेस रखना उस फेज में, मुझे लगता है करुण नायर कैन प्ले अ मैसिव रोल. एक्स फैक्टर सॉर्ट ऑफ हो सकते हैं पूरी इंडियन टीम के लिए. हैं भाई. मतलब फॉर्म भी अच्छा है उनका. एंड जब आपको पता है ना कि आपकी बॉलिंग लेना वीक है इंग्लैंड की, जब पता है तो उसमें थर्ड पेसर और फोर्थ जो बॉलर आपके स्पिनर जो होने वाले हैं उन पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होगा. वरना फिर स्टोक्स को ओवर बॉलिंग करनी पड़ेगी. उनका वर्कलोड भी बहुत प्रिसाइसली मैनेज करा जा रहा है ओवर द इयर्स. तो ऐसे में आपके 4 में से जो 2 प्रॉपर बॉलर्स अगर आपको उनको डोमिनेट कर दिया आपने, तो गेम यू हैव ऑलरेडी वन हाफ द गेम. क्रिस वोक्स और ओवर्टन कितना ही कर लेंगे जो भी करना होगा उनको. आई थिंक करुण नायर का बहुत क्रिटिकल रोल होने वाला है. अगर मैं इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बेन स्टोक्स वर्सेस रविंद्र जडेजा भी मैं देखना चाहता हूँ. बेन स्टोक्स तो होने ही होने भाई इसके अंदर. वो आदमी ऐसा है जो कि अकेले गेम पलट सकता है. एंड जडेजा ऑन दी अदर हैंड हमेशा यू काइंड ऑफ फील कि जैसे अश्विन का आपको दिमाग में देख के लगता है कि यार इस बंदे ही इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग दैट कि उसके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सारे सोल्यूशंस हैं, कुछ ना कुछ करके वो आउट कर देगा. जडेजा समहाउ उनकी पर्सनालिटी देख के बड़ी मिस्टीरियस से लगते हैं कि पता है अभी मैं टाइम लेके अपना मारूंगा तेरे को अल्टीमेटली. तो जडेजा इज अ वेरी स्मार्ट गाय प्लस दी मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन दिस स्क्वाड राइट नाउ. तो उनके पास भी एज अ सोल स्पिनर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आउट करे बेस्ट प्लेयर को. और लास्ट बैटल है मेरा रूट वर्सेस बुमराह, द बेस्ट बॉलर वर्सेस बेस्ट बैटर. ऑल्दो मुझे लगता है कि आप स्टोक्स वर्सेस बुमराह और रूट वर्सेस जडेजा भी कर सकते थे, स्वैप भी कर सकते हो इसको अगर हम लोग मैचअप्स की बातें करें तो. बट अगर मैं की बैटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ तो आई वुड लव टू सी पर्सनली द बेस्ट बैटर अगेंस्ट द बेस्ट बॉलर. एंड रूट का विकेट निकालना इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल. वो जब से इंग्लैंड ने सपाटा पिचेस बनानी शुरू कर रही है, ही हैज बेनिफिटेड द मोस्ट. और हमें तो भाई अपना एफर्ट रखना चाहिए कि टॉप स्कोर का रिकॉर्ड इंडिया में ही रहे. तो हम अपना जितना एफर्ट कर सकते हैं, बच रहे हमने 500 रन खा ली उससे, तो वो ना हो. बट अगर मैं लास्टली कुछ प्रेडिक्शंस की बातें करूं, आई थिंक फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट इंडिया टू विन. हाँ
मतलब ऐसे भी आप देखो तो रिकॉर्ड कुछ 7 में से 2 टेस्ट मैच जीते हैं हम आज के पूरे टाइम में. आई एम नॉट रूलिंग इंडिया आउट फॉर श्योर. मुझे लगता है वी कैन पुल ऑफ अ मिरेकल फॉर श्योर. वेरी ऑनेस्टली एक बहुत ही डार्क हॉर्स वाली वाइब आ रही है सीरीज से. मतलब आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ पे वाइट वॉश सॉर्ट ऑफ दिखने वाला है. आई थिंक टेस्ट मैच तो हम लोग जीतेंगे. हो सकता है एक अच्छी फाइट भी पुट अप कर जाए. अब कर जाए तो अलग बात होगी, बट इट वुड बी अनफेयर टू एक्सपेक्ट कि हम लोग सीरीज जीत जाएंगे, हम लोग हर मैच में भाई दिखाएंगे, क्योंकि बहुत इनएक्सपीरियंस टीम है इस टाइम पे. पहला ही मैच हेडिंगली में रिलेटिवली टफर विकेट. हाँ, तो डिफिकल्ट होने वाला है. थोड़ा सा अनफेयर है इंडिया से एक्सपेक्ट करना जीतने के लिए. बट कुछ एनी इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस लग रहा है कुछ भाई? इंडिया के ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन का जो आशीर्वाद मिला है, हाँ, कोहली टीम इंडिया को, हाँ, वो कंफर्म न्यूज़ है पक्का. हाँ भाई, जितने सोर्सेस ने बोला आई थिंक कंफर्म्ड है. जिनको नहीं पता, ऐसी रिपोर्ट निकल के आई है कि विराट कोहली इस टाइम पे जो लंदन में ही है, उन्होंने शुभमन गिल को, ऋषभ पंत को एंड मोहम्मद सिराज को इनवाइट करा था अपने घर पे फॉर अ डिनर. वहाँ पे जाके बातें हुई हैं. अब बातें क्या हुई हैं वो एग्जैक्ट नहीं पता, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि भाई उनने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा होगा, क्योंकि जब 2014 में उनको कप्तानी सौंपी गई थी तो वो भी एक थोड़ी यंग टीम थी. MS धोनी वहाँ से फिर एकदम से बीच में चले गए थे. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनके ऊपर. अगर आप इंग्लैंड टूर की बात करो तो उस टाइम पे विराट कोहली शायद 13 समथिंग की एवरेज थी उनकी पूरे 14 के इंग्लैंड टूर में. एंड शुभमन गिल की इस टाइम पे इंग्लैंड में एवरेज भी 14 समथिंग ही है. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं उन दोनों के बीच में. तो आई थिंक बहुत सिमिलर सॉर्ट ऑफ रोल में है. एंड वो प्रिंस और किंग का भी टैग बना ही हुआ है साथ में. तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट जेस्चर, वेरी ऑनेस्टली. अगर उस टाइम पे काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा सारे प्लेयर्स को. ऋषभ पंत ऑल्सो, क्योंकि वो भी अब लीडरशिप ग्रुप में आ चुके हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट था ये. मोहम्मद सिराज, क्योंकि आफ्टर द IPL RCB कोटा प्लस, मतलब आई थिंक ही जेन्युइनली नीड्स सपोर्ट राइट नाउ. नहीं भाई, एक्चुअली मैं अगर मैं ऑन अ सीरियस नोट बोलूं तो ही इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ आवर पेस अटैक जब बुमराह नहीं खेल होंगे तो. अगर आप 5 टेस्ट मैच के हिसाब से देखो तो प्रॉब्ली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज पे ज़्यादा है. हाँ, तो आप कह सकते हो. तो आई थिंक बहुत अच्छा जेस्चर था एंड आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी हेल्प मिलेगी होगी इनसे. पहले टेस्ट मैच में अब प्रिडिक्शन की बात करूँ तो आई थिंक इंडिविजुअली मैं वही बोलूँगा कि जो एक्स फैक्टर मुझे लग रहा है पूरी टीम इंडिया में, वो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम करुण नायर. जैसा उनका रिकॉर्ड रह के आया, जो हाइप जनरेट हुई है, होपफुली ही लिव्स अप टू इट. प्लस वो ड्यूक्स बॉल में खेले भी हुए हैं, एक्सपीरियंस है उन्हें, तो शायद हेल्प मिलेगी उनको. एंड फॉर सम रीज़न आई थिंक शुभमन गिल भी भाई अच्छा परफॉर्म करेगा. आई थिंक सो भाई. मतलब जितना भी उनके इंटरव्यूज भी देखें, या तो ऑब्वियसली ही कुड बी अ ग्रेट एक्टर एज वेल, बट देख के लग रहा है कि ही सीम्स टू बी हैंडलिंग दैट प्रेशर क्वाइट वेल. जैसे कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसा बोला है कि शायद शुभमन गिल रियलाइज नहीं करे अभी तक कि कितना बड़ा पद उनको दे दिया गया. इंडियन क्रिकेट का टेस्ट कैप्टन बनाना, इतना बड़ा पद आपको दे दिया गया. शायद उनके इंटरव्यूज से देख के एक्सपर्ट्स को भी ये लग रहा है कि वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं. प्रीटी श्योर हम की रियलाइज तो कर ही रहे होंगे. इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोहित कोहली दोनों साथ में नहीं है. बट मे बी आइदर ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, या फिर वो जेन्युइनली प्रेशर को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं. तो वॉट एवर इट इज़, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छी सीरीज जाएगी उनकी. एंड स्पेसिफिकली अगर एक अच्छे नोट पे स्टार्ट कर जाए टेस्ट मैच में पहले ही, तो इट कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द टीम एज वेल. इंग्लैंड का कोई बैटर जो लग रहा है तोड़ेगा भाई? रूट तो अच्छा करेगा आई थिंक. रूट से पहले मैच में, पूरी सीरीज नहीं. हाँ, आई थिंक पहले मैच में भी रूट अच्छा करेगा. कुड एटलीस्ट एक इनिंग्स तो आई थिंक अच्छी खेलेगा ही खेलेगा. बाकी सेफ बेट है आई थिंक स्टोक्स भी काफ़ी सेफ बेट है. बट जो भी इनके एक्सपेक्टेशंस है वो मुझे उनके मिडिल ऑर्डर से ही है. उनके टॉप ऑर्डर से आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. बट ठीक है, अगर एक का नाम लेना, आई थिंक ओली पोप कुड बी वन, क्योंकि उनने जब वो लास्ट टाइम आए थे उनने भी काफ़ी चीज़ें बोली थी इंडिया के अगेंस्ट. बेन डेकेट ने तो बोला था कि बैस बॉल जयसवाल सीख रहा है अभी बैस बॉल की तरह करना. तो देखते कि कैसा निकल के आता है. बट आई थिंक ओली पोप कुड बी वन, जो कि शायद अच्छा खेले. देखते हैं. और क्या लग रहा है कि फाइटिंग विन होगी या फिर फाइटिंग विन फॉर इंडिया? जो भी है तो बताओ क्या लग रहा है. नहीं, आई थिंक इंग्लैंड जीतेगी पहला टेस्ट मैच, बट इंडिया फॉर श्योर विल शो अ फाइट. कितने दिन तक चलेगा मैच? 4. चलो देखते हैं. मैं तो कोई कमेंट नहीं कर रहा. देखते हैं. बट लेट्स क्विकली स्विच टू द IPL थोड़ी देर के लिए, देन विल कम बैक टू द इंटरनेशनल स्टेज. संजू सैमसन का पूरे सीजन में काफ़ी ऑफ कलर लग रहा था जो नैरेटिव था उनके अराउंड, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनको एक इंजरी हो गई थी. और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अनरेस्ट के रूमर्स आ रहे थे ड्रेसिंग रूम में कि रियान पराग को अपेरेंटली पुश करा जा रहा है एज द नेक्स्ट कैप्टन.
जायसवाल भी चाहते हैं कप्तानी करना साथ साथ, एंड वैभव सूर्यवंशी ने रन भी मार दिए ऊपर आके, टू द पॉइंट कि सैमसन ने अपना बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया था, नंबर 3 पर उन्होंने बैटिंग करी है। एंड सो इन सबके चलते हुए ऐसे रूमर्स थे कि सैमसन को अगले साल हम आरआर में खेलते हुए नहीं देखेंगे। प्लस जो 2-3 टीम्स की हम बातें करेंगे जहाँ पे वो जा सकते हैं, उनका ना वो नेचुरली एक वेकेंसी है उस टाइप के प्लेयर के लिए। एंड सो वो रूमर्स ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही हो गए हैं। तो क्या निकल के आया एग्जैक्टली? आई थिंक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड जिस वजह से पूरे रूमर्स बहुत ज़्यादा ऊपर निकल के आए हैं, ऑब्वियसली वो आईपीएल का बैकड्रॉप तो था ही, जहाँ पे उनका खुद का सीजन कुछ खास अच्छा नहीं गया, उनको बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ गया, कप्तान कभी थे कभी नहीं थे, फोटोज अजीब टाइप की आ रही है उनकी कि कोई बंदा 100 बना रहा है तो शायद दुखी लग रहे हैं उस टाइम पे। वो तो आई थिंक हाँ था तो फालतू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मीडिया क्या नैरेटिव बना रही थी। तो अराउंड काफ़ी संजू सैमसन के अराउंड बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव एनर्जी देखने को लग नहीं रही थी। अब होता क्या है कि अभी संजू सैमसन जो है यूएस गए हुए हैं फॉर अ वेकेशन, एंड अभी जो है ऐसी रिपोर्ट निकल के आई थी कि आरआर जो है वो संजू को रिलीज़ कर देगी, एंड सीएसके की जो मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी संजू सैमसन को अप्रोच कर चुकी है इन प्रिपरेशन फॉर आईपीएल 2026। अब ये एग्जैक्ट सेम रिपोर्ट जो है वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट डल के आती है, एंड शायद वो कोई सीएसके रिलेटेड पेज था जिसने फैन पेज था जिसने डाली थी। अब पॉइंट क्या होता है कि संजू सैमसन के जो मैनेजर है उनका नाम है प्रशोभ सुदेवन, उनने जो है वो पोस्ट लाइक कर दी। अच्छा। एंड इसके चलते फिर वो स्क्रीनशॉट्स डालने लग गए कि उनने लाइक कर दिया है, एंड वही बात है कि उनके मैनेजर ने ये चीज़ करी है। तो पहली बात तो दीज प्रोफेशनल्स आर वेरी वेल अवेयर कि जो भी क्या करते हैं उसका क्या मतलब निकलेगा अल्टीमेटली। इवन जो एडमिन्स होते हैं, जो कि क्लब के एडमिन्स होते हैं, जो पोस्ट कर रहे होते हैं क्लब्स के तरफ से, वो भी वी हैव हैड अ कपल ऑफ गेस्ट, उन्होंने खुद भी चीज़ बताई कि कई बार ऐसा होता है कि ये ट्राई कर रहे होते हैं, दे ट्राई टू टेस्ट द वाटर्स। राजस्थान रॉयल्स की टीम से भी हमने इनवाइट किया था एक पॉडकास्ट पे, तो उन्होंने खुद बताया था हमें। हाँ, हमने पूरा पूछा उस टाइम पे आरसीबी लगातार केएल राहुल की फोटोज डाली जा रही थी, तो देख के लग रहा था हमें। तो ऐसे करके मतलब दे टेस्ट द वाटर्स कि क्या एग्जैक्टली पब्लिक सेंटिमेंट है, क्या ये एक्चुअली रियलिटी बन सकता है या नहीं बन सकता। तो वो जब उनका लाइक आ गया तो लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करा, अपेरेंटली उसके बाद लाइक हटा दिया उनने, क्योंकि ऑब्वियसली फिर रिपरकशंस होते हैं, तो उसके चलते हटा दिया उनने। अब होता क्या है, जैसे मैंने भी बताया कि संजू सैमसन यूएस गए हुए हैं वेकेशन के लिए, तो वहाँ पे वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। अब यूएस में इस टाइम पे एमएलसी चल रहा है, एंड टेक्सास सुपर किंग्स जो है वहाँ पे उनकी फ्रेंचाइज है। तो अपेरेंटली ऐसा बोला जा रहा है कि संजू सैमसन की सीएसके की मैनेजमेंट से वहाँ पे मीटिंग होनी है अभी। अच्छा। तो बात उस लेवल तक लोग कह रहे पहुंच चुकी है, दैट इज़ वाई इतने रूमर्स आ रहे हैं कि वो सीएसके जा सकते हैं अब। ये है पूरी कहानी। हाँ, इसमें एक्चुअली में अगर हम लोग अब थोड़ा सा ट्राई करें तब हमें केकेआर के बारे में पता चलेगा थोड़ा सा। क्या फर्स्टली लेट्स एस्टैब्लिश लग रहा है हम लोगों को कि वो आरआर से निकल रहे हैं अगले साल पक्का? आई थिंक इट्स टू सून टू टेल। मतलब अभी जस्ट अभी खत्म हुआ वैसे IPL। टू सून क्या, ये अभी नवंबर दिसंबर में होगा ऑक्शन? अच्छा, हाँ, अभी चल रहा है जून जुलाई अगस्त, मोस्ट लाइकली, या तो फिर अगले साल जनवरी फरवरी में हो जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम है जो भी आधा साल मैक्स 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ भाई, कह सकते हैं। आई जस्ट थिंक कि यार आगे जाते जाते ऑब्वियसली रूमर्स और कॉन्क्रीट होते जाएंगे, एंड बहुत ज़्यादा और क्लब से भी शायद लिंक्स आएंगे इनके, हम उनको भी कवर करेंगे बाद में जाके। जस्ट अभी IPL ख़त्म हुआ, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को, बहुत ही जल्द लग रहा है ये। ऑल्दो मैं जानता हूँ ये चीज़ कि जब भी बैकड्रॉप में ऐसे प्लेयर्स कर रहे होते हैं तो ये IPL ख़त्म होते ही नेक्स्ट IPL की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि अब 4 महीने हम लोग हॉलीडेज पे होंगे, उसके बाद वील फिगर आउट कि अच्छा हम क्या करा जा सकते हैं जाके। तो तुरंत प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, प्लेयर्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं क्लब्स जो हैं, जो प्लेयर्स होते हैं खुद भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो रूमर एक्चुअली में सच होता है कि वो CSK जा रहे हैं, अभी केकेआर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ CSK की बात कर रहा हूँ, तो वो जनरली अभी बातें स्टार्ट हो गई होंगी। हाँ, वेट नहीं होगा इस चीज़ का। आई थिंक जो पूरा डिस्कशन है वो ये है मेन कि क्लब तो चलो बाद में डिसाइड होगा कहाँ पे जाएंगे, क्या वो आरआर छोड़ रहे हैं। वही, एंड जैसा लास्ट से हमने रोहित शर्मा का बहुत सुना था कि वो छोड़ रहे हैं, अल्टीमेटली रुक गए। स्काई का भी सुना था कि वो छोड़ रहे हैं, अल्टीमेटली रुक गए। तो मुझे लगता है कि डोंट बी सरप्राइज्ड अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। हाँ, एंड आते आते तक क्या सिचुएशन होगी, हो सकता है एकदम 360 टर्न ले लें यहाँ से। बट अगर अभी देखा जाए तो आई एम मोर टेम्पटेड टू बिलीव कि यार आई थिंक दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है जाए, क्योंकि मल्टीपल लोग
कप्तानी चाहते हैं उस टीम आई में। थिंक इट्स नॉट इवन जस्ट अबाउट कैप्टेंसी, वो चाहते थे कि वो ओपनिंग करें। आप किस मुंह से बोलने वाले हो कि वैभव सूर्यवंशी अगले सीजन में स्टार्ट नहीं करेंगे? मतलब अगर तुम कह रहे थे कि उर्विल पटेल वो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आई थिंक वैभव सूर्यवंशी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट निकल के आए हैं। जैसे टाइप की उन्होंने पिटाई करनी स्टार्ट किया, जिस कंसिस्टेंसी में पिटाई करनी स्टार्ट करी है, आई थिंक ना आयुष मात्र उस लेवल पे थे इस सीजन में। ऑब्वियसली आगे जाके चीज़ें चेंज हो सकती है ना। उर्विल पटेल को तो चांस ही बहुत कम मिले थे अल्टीमेटली, एंड आते आते तक मौके मिले थे उनको। बट जैसे टाइप की वो बैटिंग कर रहे हैं, हाउ कैन एनीवन से राइट नाउ कि वैभव सूर्यवंशी वोंट स्टार्ट? एंड स्टार्ट करेंगे तो ओपन ही करेंगे। बाकी इस पूरी टीम में जायसवाल से बेटर प्लेयर है नहीं, तो जायसवाल तो ओपन करेगा ही करेगा। बची आपकी नंबर 3 की जगह, तो या तो सैमसन वापस अपनी पोजीशन सैक्रिफाइस करके इफ़ ही वांट्स टू स्टे तो शायद वो मान लेंगे कि मैं नंबर 3 पे खेल लूँगा। बट इफ़ ही वांट्स टू ओपन तो फिर तो आई डोंट सी अ प्लेस राइट नाउ कि वो कैसे खेलेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें एक और अब जो ट्विस्ट आता है वो ये कि चेन्नई वाले जो रूमर्स है ना, वो एक बहुत ही नेचुरल होना, मतलब नेचुरल था निकल के आना, बिकॉज चेन्नई वांट्स एन इंडियन सुपरस्टार विकेट कीपर, जो कि वो धोनी को रिप्लेस करने के लिए बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं। ऑल्दो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर इनको करना ही होता है तो ये रिटेन क्यों कर लेते हैं धोनी को। हाँ, इस साल भी आप ले सकते थे, केएल राहुल थे, ऋषभ पंत थे। हाँ, पैसों के ऊपर नीचे केएल राहुल तो आप खरीद सकते थे आराम से। अश्विन भी आपने 10 करोड़ तो खर्च करी ही है। तो आई डोंट नो व्हाट द फिक्सेशन इज, क्योंकि केएल राहुल भी 30+ है, संजू सैमसन भी 30 के हो गए हैं, बहुत यंगस्टर तो नहीं है अब, तो कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट भी नहीं है एज सच। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक जो परस्यूट रही है हमेशा से कि धोनी का सक्सेसर कौन होगा, उसके चलते हुए रूमर्स का आना बहुत नेचुरल है। हाँ। और सैमसन का ये भी है कि सीएसके वांट सैमसन, सैमसन वांट सीएसके भी सुन रहा हूँ मैं। साउथ का एंगल भी जुड़ जाता है ना। पर बैटिंग कहाँ करेंगे? अगर तुम कह रहे हो कि आरआर में ओपनिंग नहीं कर सकते तो सीएसके में कहाँ से ओपनिंग करेंगे? क्यों भाई, आयुष महात्रे, रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे सब तो ओपनर है। हाँ, पर मतलब अगर आप संजू सैमसन जैसी साइनिंग लेके आ रहे हो तो आप क्लियरली देख रहे हो कि फिर वो एक तो जगह पक्की हो ही गई उनकी। मतलब सिर्फ एज एन ओपनर भी देखो, वुड यू रादर वांट डेवॉन कॉनवे इन योर टीम या संजू सैमसन राइट? हु इज गेटिंग सैक्रिफाइस्ड? आई थिंक कॉनवे सैक्रिफाइस हो सकते हैं। आयुष मात्रे का शायद इट रिमेन्स टू बी सीन कि अगले साल बैक करेंगे लोग या नहीं करेंगे। गायकवाड़ भी मतलब तुम सर्टिफाइड नंबर 3 ही बना रहे हो? आई थिंक सो। भाई गायकवाड़ भी ओपनर है ना कायदे से। तो उनका इस साल तो खुद का डिसीजन था कि मैं नंबर 3 पे खेलूंगा। अगर आपका था तो देन भाई बैक योरसेल्फ कि आप परफॉर्म करो। रचिन रविंद्र जा रहे हैं टीम से। रचिन रविंद्र का देखना पड़ेगा कहाँ पे खेलेंगे, क्योंकि नंबर 4 पे अगेन आई वुड लाइक टू सी दुबे, 5 पे ब्रेविस आ जाएंगे, फिर नीचे लाइनअप बढ़ना स्टार्ट होगा। तो फिर रचिन रविंद्र का क्या एग्जैक्टली रोल होगा? या तो शायद आयुष मात्रे को शायद बोलने की यू हैव टू वेट। चेन्नई को दे राइट नाउ दे डोंट एग्जैक्टली नीड एन ओपनर। उनकी इश्यूज फिनिशिंग और मिडिल ऑर्डर में ज्यादा हैं। हाँ, इजीली या तो आप सैमसन पे इन्वेस्ट करो, और प्लस सैमसन अगर आएंगे तो वो कप्तान तो वहां भी नहीं होंगे, फिर चेन्नई में भी नहीं होंगे। तो ये सीएसके की रिपोर्ट में इट्स नॉट एग्जैक्टली मेंशन्ड इन दिस रिपोर्ट, बट ऐसा लोग कह रहे हैं कि अपेरेंटली वो वाइस कैप्टनसी से ही इज फाइन विद इट, अगर वाइस कैप्टन भी बना दिया जाए उनको। मतलब ही इज एक्सेप्टिंग अ डाउनग्रेड बेसिकली। हाँ, साउंड्स वियर्ड। मतलब मुझे लगता है कि क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से जो रोल होगा उनका, वो एनीवे उनके करंट रोल से बहुत अलग हो जाएगा। आई थिंक एक तो जो ये माइट एज वेल स्टे एट आरआर देन। ये जो पॉइंट तुमने बोला कि उनको फिनिशर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस टाइम पे, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिनिशर्स लेके आए। अगर वो सैमसन लेके आ रहे, कुड दिस मीन कि नेक्स्ट सीजन लास्ट है धोनी का? तो ऑब्वियसली दे वुड नीड अ विकेट कीपर इन द गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट सीजन, एंड ऑल्सो दे नीड अ फिनिशर। वो कहाँ है? हाँ, फिनिशर तो ज़रूरत पड़ेगी, वो बात तो है, बट मतलब विकेट कीपर के बिना तो आप खेल ही नहीं सकते, मैच खेलने ही नहीं जा सकते। तो मे बी शायद उसकी प्लानिंग के लिए। अच्छा, ये बात भी, अगर सैमसन आते हैं तो क्या फिर धोनी फिर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही खेलेंगे? भाई कायदे से तो धोनी ही सेंस बनता ही नहीं फिर खेलने का। अगर सैमसन आप ले आ रहे हो तो धोनी की एक ही चीज़ की वजह से जगह थी कि विकेट कीपिंग कर सकते हैं वो। अब बैटिंग में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आता है, यू आर वेस्टिंग और इम्पैक्ट प्लेयर। अगर धोनी इन 2025 इज कमिंग ऑन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर कि ऐसे बैटिंग के लिए आ रहे हो, डज नॉट मेक एनी सेंस। बट भाई मुझे लगता है कि दे विल रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। नहीं, तो तुम समझ रहे हो, मैंने अभी ऑन द स्पॉट ही 4-5 रीजंस गिना दी कि क्रिकेटिंग रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इट डज नॉट मेक सेंस। हाँ, ये जो पूरा नैरेटिव है ना कि चेन्नई वांट्स आरआर, चेन्नई नीड्स आरआर, कह रहा हूँ सैमसन, इट इज अ
इट इज एन अनएजुकेटेड ओपिनियन. वो एक्चुअली में बस एक वो डम सा लॉजिक लगा दिया कि धोनी का रिप्लेसमेंट. बट धोनी का रोल और सैमसन के रोल में बहुत फर्क है. एंड सैमसन के 3 में से विकेट कीपिंग, बैटिंग, कैप्टेंसी, 3 में से 2 रोल्स ऑलरेडी चेन्नई ने फुलफिल कर रखे हैं, कैप्टेंसी का और ओपनिंग का. तो इफ एनीथिंग उनको अगर धोनी को रिप्लेस करना है तो सिर्फ एज अ विकेट कीपर है. व्हाट अबाउट धोनीज फिनिशिंग? फिनिशर कौन आ रहा है फिर? तो और एंड क्या फिर आप ये कह रहे हो कि धोनी एंड सैमसन दोनों सेम टीम में भी होंगे? तो फिर आप यंगस्टर्स को सैक्रिफाइस करोगे इनएविटेबली. 7-8 बैटर ही खेलेंगे सिर्फ. तो इज इट स्मार्ट प्लानिंग बाय चेन्नई देन? तो मुझे लगता है कि टैक्टिकली क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से तो इट डज नॉट इवन मेक सेंस राइट नाउ कि आप सैमसन को लेके आ रहे हो. आई थिंक धोनी को अगर रिप्लेस करना भी हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस अ गाय लाइक धोनी. इस टाइम पे एक विकेट कीपर बैटर नीचे जो फिनिश कर पाए इनिंग्स को, ऐसे कितना अवेलेबल है? अब जितेश कह सकते थे एक टाइम पे. जितेश अब आरसीबी के साथ आई थिंक लंबा कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका. बाकी जो जितने भी बचे, केएल राहुल ऊपर खेलेंगे, ईशान किशन ऊपर खेलेंगे. लुक एट विकेट कीपिंग फिनिशर्स ना, फिर वो सब सर्टिफाइड फिनिशर्स. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना. तो आई थिंक धोनी को रिप्लेस करना है तो वो 2 प्लेयर्स लेंगे रिप्लेस करने के लिए. एक आपको फिनिशर लेना पड़ेगा, एक विकेट कीपर लेना पड़ेगा. एंड अगर विकेट कीपर, इफ दे आर गोइंग विद सैमसन एज द विकेट कीपर, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम विद इट. इतना बजट और लग्जरी वो पॉइंट है. अब या तो आप फिर आप देखने को मिलेगा आपको कि रचिन रविंद्र आ रहे हैं, डेवॉन कॉनवे आ रहे हैं, अश्विन जा रहे हैं. सब प्लेयर्स आपको प्लेयर्स आप रिलीज करो फिर, या तो और एक प्रॉपर एक स्टार प्लेयर्स का ओवरऑल हो पूरा, और एक नया कोर आप बनाओ. तो क्या मिनी ऑक्शन इज द राइट स्टेज फॉर दैट जस्ट 1 year इनटू द मेगा ऑक्शन? तो बहुत सारे सवाल मुझे लग रहे हैं पर्सनली कि सैमसन का सेंस एग्जैक्टली कैसे बनना है मुझे समझ में नहीं आ रहा. विच इज वाई जो अगला रूमर है कि सीएसके ने बेसिकली कम्युनिकेशन स्टार्ट तो कर दिया है, बट आरआर ट्रेड के लिए मानेगा नहीं, बिकॉज आरआर को कोई भी प्लेयर चाहिए नहीं सीएसके से. तो एक प्लेयर ट्रेड होने नहीं वाला, और वो कैश ट्रेड भी मोस्ट लाइकली मना ही करेंगे, बिकॉज दे नो अगर वो ऑक्शन में जाएंगे तो शायद उनको ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी सैमसंग. तो द मोस्ट लाइकली वे सैमसन लीव्स आरआर इज थ्रू द मिनी ऑक्शन, जो कि साल के एंड में होगा. और अगर मिनी ऑक्शन हो रहा है तो सारे रूमर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि केकेआर के पास इस बार बड़ा पर्स होने वाला है. अब वो भी उसके पीछे भी एक अजम्पशन है कि वेंकटेश अय्यर के साथ कुछ ना कुछ होगा. तो वहां पर भी एक सारे रूमर्स एक अजम्पशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं. बट ऑफ कोर्स इन ऑल लाइकलीहुड केकेआर विल हैव अ बिगर पर्स देन एटलीस्ट सीएसके. प्लस केकेआर को जो रोल चाहिए, केकेआर को सैमसन के तीनों रोल्स चाहिए. ओपनर वाला रोल, कैप्टन वाला रोल और विकेट कीपिंग वाला रोल. सैमसन केकेआर साथ पहले खेल भी चुका है. क्रिकेटिंग रीजंस पे केकेआर जाना सीएसके से 10 times मोर सेंस बनाता है सैमसन के लिए. ही विल हैव ऑल द लाइमलाइट, पूरी टीम उनको दी जाएगी, उनके सारे रोल्स की डिमांड है सजी सजाई, ऑलरेडी बनी बनाई है प्लेइंग 11 के अंदर. वो आराम से स्लॉट फिक्स हो जाएगा उनका. चेन्नई में ही विल नॉट बी द मेन गाय, ही विल बी दैट गाय जो मेसी जब पीएसजी कहता ना कि आई वांट टू हेल्प देम, लीड नहीं कर रहा था वो टीम को. आउटसाइडर वाली फील होगी पूरी, उनके सारे रोल्स एक्सेप्ट नहीं होंगे वहाँ पे, उनको खुद के रोल्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. प्लस आप इस पर्सपेक्टिव से भी देखो, इवन आफ्टर धोनी लीव्स ही इज मोस्ट लाइकली टू जॉइन सीएसके एज अ मेंटोर राइट नाउ, जैसा है. और अगर धोनी मेंटोर है तो आपको पता है कि वो स्ट्रिंग्स तो अटैच्ड होंगी कहीं ना कहीं, आपको पता है कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो होगा इनका डिसीजन मेकिंग में. तो गायकवाड़ ऑलरेडी कैप्टन है, मेंटोर धोनी बन जाएंगे तो आपका तो लीडरशिप में चांस ही बिल्कुल ही गया. तो केकेआर में अगर वो जाते तो आपका डायरेक्ट स्पॉट है. प्लस केकेआर ने अगर चेन्नई सैमसंग को लाते तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करे यंगस्टर्स में उनको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, वो प्लानिंग डीरिल करनी पड़ेगी ओपनर्स ऑफ 1 डाउन की. केकेआर में अभी कोई वैसी इन्वेस्टमेंट है नहीं अब टॉप दी ऑर्डर. अगर आप अल्टीमेटली यू डिसाइड, डिकॉक जो है वो 30+ है, गुरबाज हैज नेवर बीन अ स्टार्टर, नारायण को इवेंचुअली यू हैव टू फेज आउट, रहाने विल बी फेज्ड आउट, 35+ है. तो रघुवंशी और सैमसन जैसे लोग अपने आप ही अब टॉप दी ऑर्डर प्रमोट हो सकते हैं. तो मुझे लगता है कि टीम के डायनामिक्स भी केकेआर के वैसे हैं जो कि ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे अभी फॉर अ बिग रिप्लेसमेंट लाइक सैमसन. चेन्नई के पास वो लग्जरी नहीं है और ना सैमसन के पास वो लग्जरी है, चेन्नई में एडजस्ट हो. तो मेरे लिए तो क्रिकेटिंग सेंस में बात करूँ तो आई वुड लव फॉर पीपल इन द कमेंट्स कि आप बताओ मुझे, क्योंकि केकेआर मेक सो मच मोर सेंस. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ फैन, मैं बस लॉजिकली न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ. आई थिंक यू वुड ऑल्सो एग्री. मतलब अगर आप सैमसन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो
अगर वो राजस्थान छोड़ के CSK जा रहे हैं, उनके पर्सनल भी आप देखो कि उनका पर्सनल डेवलपमेंट कैसा होगा, तो टेक्निकली इट्स अ डाउनग्रेड, क्योंकि आप कप्तान थे वहाँ पे, यहाँ पे आप कप्तान नहीं होगे, तो आपको किसी के अंडर खेलना पड़ेगा, तो आप एक जगह अपनी सैक्रिफाइस कर रहे हो ऑब्वियसली आप यू आर गोइंग टू अ बेटर क्लब, हो सकता है अगले 5 साल में ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो शायद CSK की है कि वो ट्रॉफी जीत जाए, बेस्ट क्लब में जा रहे हो, पर एट द सेम टाइम वहाँ पे फिर आपको शायद वो फ्रीडम नहीं मिलेगी। अगर आप KKR जाते हो तो नॉट जस्ट कि वो एक एज अ क्लब लेवल पे वो एक अपग्रेड हो रहा है आपका, इवन अगर आप देखो तो आपको टीम बेटर मिलेगी, आपको रिसोर्सेज बेटर मिलेंगे, आपको फ्रीडम अच्छी खासी मिलेगी। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आई डोंट थिंक राहुल द्रविड़ वैसे टाइप के कोच हैं, बट एक ओहदा तो होता है ना खिलाड़ी का, कहीं ना कहीं वो अनस्पोकन होता है अंडरस्टैंडिंग कि राहुल भाई ने कह दिया तो करना पड़ेगा थोड़ा। KKR में इट विल बी सैमसन, हाँ, उनको बोल दिया जाएगा कि आपको करना है, जैसे चलानी है टीम चलाओ वैसे। बाकी अभिषेक नायर अगर आगे जाके काफ़ी प्रोमिनेंट रोल लेते हैं तो इधर में उनकी सारी इंडियन खिलाड़ियों से बहुत अच्छी बनती है। प्लस ही हैज़ ग्रेट रिलेशंस विद गौतम गंभीर ऑल्सो, हाँ, तो अगर गंभीर 27 के बाद वापस आते हैं तो ही वुड मेक अ ग्रेट पेयर विद सैमसन। वो भी एक बात कंसिडर करने वाली है। सैमसन जब आए थे तो गंभीर कप्तानी में ही थे, तो मुझे तो लगता है पर्सनली कि इफ़ ही कम्स टू दी ऑक्शन, KKR को तो घोड़े बेच के पूरी टीम आधी भेज दो भाई, हाँ, सैमसन को लाने के लिए। वही बात है कि KKR का भी इट्स बेस्ड ऑन अ ह्यूज असम्पशन कि वो वेंकटेश अय्यर जाएंगे। अगर वो नहीं जाते तो 24 करोड़ का पर्स खाली हो गया वेंकटेश अय्यर को, और उसी को बायबैक कर लिया और सैमसंग को जाने दिया। आई थिंक वही है, KKR को बहुत स्मार्टली खेलना पड़ेगा। अगर वो इन प्लेयर्स को रिलीज करते हैं, इफ दे गेट द मनी, then they are the favorites. नहीं, फिर तो they decide who they want. फिर nobody else can do anything. Yeah. तो मुझे लगता है कि अगर सैमसन आ रहे हैं ऑक्शन में, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर KKR. Unless CSK being the most successful club अपना पुल लगाते हैं एंड ट्रेड के थ्रू ही वो चीज़ कर लेते हैं। Of course, let's not forget धोनी की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सैमसन, तो he would want to play with him also. तो वो भी एक फैक्टर है, बट आई थिंक क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो KKR मेक्स मोर सेंस। क्या लग रहा है लास्ट वर्डिक्ट, वेयर डू यू सी हिम प्लेइंग IPL 2026? अगर आई एम श्योर इसके स्टोरी के ऊपर और भी हम लोग पॉडकास्ट करेंगे आगे कि नेगेटिवली न्यूज आएगी। इन 2 क्लब्स में से मुझे चूज करना है तो आई वुड गो फॉर CSK अभी भी। द सोल रीजन बीइंग आई डोंट सी KKR रिलीजिंग वेंकटेश अय्यर। हाँ, करेक्ट, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर वैसे भी। चलो देखते हैं, बट नाउ लेट्स कम बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ही होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता होगा, अभी BCCI ने एक प्ली डाली थी, रिक्वेस्ट डाली थी ICC को कि गोइंग फॉरवर्ड जो WTC के फाइनल्स होंगे, अब 3 हो चुके हैं, तीनों इंग्लैंड में हुए हैं, तो भाई बाकी टेस्ट प्लेइंग नेशंस को भी तो चांस दो होस्ट करने का, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। आइडियली मुझे लगता है वही होना चाहिए कि जो टीम जीत रही है उनके घर पे फाइनल कर दो। आई डोंट नो व्हाई ये वर्ल्ड कप्स में क्यों नहीं होता है। करा जा सकता है, कर सकते हो आई थिंक, पर फिर जैसे फिर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे तो फिर हम लोग T20 वर्ल्ड कप कभी वेस्ट इंडीज में करा ही नहीं सकते थे, US में करा ही नहीं सकते थे। क्रिकेट एज अ स्पोर्ट मे बी जो टीम जीत रही है उसके साथ 2 सब होस्ट ले आओ। हाँ, या तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो। आई थिंक क्रिकेट का पॉइंट ऑफ व्यू वो है ना इस टाइम पे कि दे आर डेस्परेटली लुकिंग टू एक्सपैंड। US वाला कराना वहाँ पे और वेस्ट इंडीज़ में कराना, वेस्ट इंडीज़ में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे, ताकि क्रिकेट की कुछ ना कुछ रिसर्जेंस हो। ऑल्दो कितनी हेल्प मिली है इट्स क्वेश्चनेबल राइट नाउ, बट US में भी एक मार्केट एक्सप्लोर करना, 2 ऐसी कंट्रीज़ में कराना जहाँ पे आपको पता है कि क्रिकेट अभी नहीं है, उधर ग्रो करना क्रिकेट को। आई थिंक मे बी आगे जाके अगर वो टीम्स बढ़ती हैं, क्योंकि आपको पता है एंड में सेमीफाइनल में वही 4 टीम आनी है, उसमें से कोई विनर होगा अल्टीमेटली, तो फिर हम उसमें ही देखते रह जाएंगे कि अच्छा वो सेना कंट्रीज में ही घूम रहा है, या फिर आया तो इंडिया में आ गया मैक्स टू मैक्स, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आई थिंक वही तभी शायद इस टाइम पे वर्ल्ड कप में नहीं है। मे बी बिकॉज होम एडवांटेज ही मिल जाएगी। हाँ, जो टीम जीती ऑलरेडी दोबारा अगला भी जीत जाएगी, मोनोपोली बन जाएगी। मे बी दैट रीजन, बट आई थिंक WTC के लिए इट वाज अ गुड प्रपोजल। इफ नॉट दैट देन एटलीस्ट वैरायटी रखो। पहले से डिसाइड कर लो, चलो इस साल इंडिया में होगा, इस साल ऑस्ट्रेलिया में होगा, उसका न्यूजीलैंड में होगा, आप अपनी मर्जी से डिसाइड करो, बिड करो और अपनी मर्जी से डिसाइड करो। तो BCCI ने बेसिकली यही रिक्वेस्ट पुट फोर्थ करी थी कि बाकी, नॉट जस्ट अस बट बाकी कंट्रीज को भी चांस दिया जाए। एंड ICC ने अपेरेंटली लेड बाय जय शाह
वो रिजेक्ट कर दिया भाई। हाँ और ये काफ़ी शॉकिंग लगा मुझे इनिशियली, क्योंकि आई वॉज प्रिटी मच एक्सपेक्टिंग कि 27 का जो WTC है वो इंडिया में ही होगा। या बट जो रीजंस दिए उन्होंने, अब देखो इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग आवर चैनल फॉर क्वाइट सम टाइम, यू नो कि हम लोग को ये जो इंग्लिश हेजिमनी है बहुत ही हिपोक्रिटिकल लगती है, और हमने काफ़ी बार एक्सपोज भी करा है। बट एक्चुअली दिस टाइम आई माइट इवन डिफेंड द इंग्लिश बायस दैट ICC मे बी हैज़। वो क्यों है मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली ICC ने मना क्यों करा है, 3 बहुत बड़े रीज़न दिए उन्होंने। सबसे पहला दिया है लॉजिस्टिकल इश्यूज़ है। तो अब क्योंकि वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 3 WTC फाइनल्स होस्ट कर चुके हैं, तो लॉजिस्टिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बिहाइंड द सीन्स वो सब सॉर्टेड है। उनको पता है हमें ये चीज़ें करनी है, क्योंकि टेस्ट मैच का एक फाइनल होस्ट करना आज तक कभी हुआ नहीं था हिस्ट्री में। वर्ल्ड कप्स आप होस्ट कर सकते हो, इट्स एन ओल्ड कॉन्सेप्ट नाउ। टेस्ट में अगर आप एक फाइनल होस्ट कर रहे हो, उसके लिए पीछे क्या ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होंगे, बहुत बेसिक चीज़ें यार, जैसे ग्राउंड को बुक करना, उसमें कितने कैमरामैन चाहिए होंगे, कौन कौन से एंगल्स चाहिए होंगे, ब्रॉडकास्टर से वो डील करना, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, उनके कैसे कैसे जो है आप रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन शेयर करने वाले हो। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे चीज़ें होती हैं। तो मेरे दिमाग में एट द टॉप ऑफ माई माइंड आ रहा है 100 चीज़ें और होंगी ऐसी। वो अगर आप ऑलरेडी एक कंट्री में होस्ट कर रहे हो ना, तो उस इकोसिस्टम में आप ऑलरेडी घुस चुके हो, आपको पता है कि किस स्टेक होल्डर का क्या रोल होने वाला है। तो उनसे डील करना इज 10 times ईजियर दैन से हैविंग टू शिफ्ट दिस फाइनल टू इंडिया। वहाँ पे आप ब्रॉडकास्टर से वर्ल्ड कप के लिए जो डील करते हो सेम डील आप WTC फाइनल के लिए नहीं करोगे, रीनेगोशिएट होंगे टर्म्स पूरे, व्यूअरशिप अनसर्टेनिटी होगी। तो ये लॉजिस्टिकली एक था, ऑल्दो ये आपको कंफर्ट जोन है उनका, एग्जैक्टली ये आप कह सकते हो, एक एक्सक्यूज है, बट आई गेट वाई दे वुड से दैट। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि जो वेदर होता है वो इंग्लैंड में इस टाइम पे इट्स वेरी कंड्यूसिव। अब ये मुझे नहीं पता इसको मैं कितना अग्री करता हूँ, ऑल्दो उनका वही है कि उन्होंने एक्चुअली में स्पेसिफिकली रीजनिंग दी है ये कि वेदर में बारिश ज़्यादा कुछ सीन नहीं है, प्लस इट्स नॉट टू हॉट ऑल्सो। एग्जैक्टली तब मुझे इंडिया का वो समझ में आया कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेदर अच्छा होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बारिश ना हो, बट वो 5 दिन में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो भी अच्छी बात नहीं है अपैरेंटली फॉर ICC। तो उसके चलते हुए इंडिया में मैचेस कराना इन द बिग स्टेडियम्स, क्योंकि अगर होगा तो मोस्टली वही होगा, वानखेड़े, ईडन गार्डन्स, इन सब में होगा। अहमदाबाद में अगर आप चाहोगे तो धूप पड़ेगी भाई, अच्छी खासी धूप पड़ेगी, ह्यूमिडिटी होगी। तो ऐसे में द वेदर इज़ नॉट एग्जैक्टली आइडियल, क्योंकि वहाँ पर जो सेना कंट्रीज के लोग आ रहे होते हैं उनको तकलीफ होती है अच्छी खासी। अभी न्यूजीलैंड भी आई थी तो डैरेन मिचेल वगैरह की क्या हालत हो रही थी तुम्हें याद है? वैसे भी 2023 वर्ल्ड कप के पूरे दौरान हमने देखा सबको इधर उधर पसीने आ रहे हैं, वो लोग क्रैम्स पड़ रहे हैं लगातार, उन सबको प्रॉब्लम हम लोग की सुपर पावर है, बचपन से वेदर हमारी बॉडी यूज्ड टू एंजॉय। तो वो भी आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाई दे वुड से दैट। एंड लास्टली जो था ये सबसे बड़ा पॉइंट है, विच आई थिंक इसमें मेरे पास कोई काउंटर ही नहीं है, कि भाई ECB ने कहा है कि हम लोग इंग्लैंड के किसी भी स्टेडियम में फाइनल होस्ट करा सकते हैं, कोई भी 2 कंट्रीज आ सकती हैं खेलने के लिए, और हम फिर भी पूरा स्टेडियम सेल आउट कर देंगे। और ये बात तो है, दिस इज द ट्रुथ, ये ट्रूथ है। इंडिया में अगर WTC फाइनल हो रहा है और इंडिया फाइनल के अंदर नहीं है, मान लो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, आई डोंट नो कितने लोग आएंगे देखने के लिए। भाई इंडिया भी फाइनल होगा इसलिए वो फुल पैक्ड होगा, वरना विराट कोहली ओवर टाइम इतने सारे क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स, कैप्टन्स खुद ये चीज़ कह चुके हैं कि दिस इज समथिंग दैट वी डोंट सी इन इंडिया। जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं उनको ये पहली बात तो ऑब्वियसली जब वो ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो इट गेट्स ऑन देयर नर्व्स, थोड़ा गुस्सा भी आता है उनको, पर सबके एकदम बैक ऑफ द माइंड सबके दिमाग में होता है भाई क्या बढ़िया कल्चर है यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट का, पूरा हाइप जनरेट हो रही है, पोस्टर्स बड़े बड़े लग रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं देखने के लिए, MCG पूरा भरा पड़ा है भाई, इतना बड़ा ग्राउंड आपका भरा पड़ा है। आई कांट इमेजिन कि इंडिया टेस्ट मैच खेल लोगी अहमदाबाद में और अहमदाबाद पूरा भरा हुआ होगा, बहुत डिफिकल्ट। अहमदाबाद पूरा भरा हो तो अनफेयर एक्सपेक्टेशन है। 1 लाख उसका है, 90,000 उसका है, किसका? MCG का 89 MCG से कंपेयर करो। नहीं, मैं अभी ऐसे लॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो लॉर्ड्स तो कम है, 30,000 की कैपेसिटी है। पर मतलब मैं जैसे BGT में अभी गए थे तो शायद 89 समथिंग थाउजेंड उनकी थी, क्या वो लोग आए थे वहाँ पे देखने के लिए। तो आई डोंट सी इट कि इंडिया में अहमदाबाद में स्टेडियम में ऐसे मैच होगा, तो
टेस्ट क्रिकेट इतने लोग देखने आएंगे। अरे अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई थी पिछले साल स्टार्टिंग में, तो भी हाँ। हैदराबाद वगैरह में 35,000 लोग आ गए थे, तो लोग कहते हैं अच्छी कैपेसिटी है काफी, विच इज ट्रू, मतलब 35,000 इज मोर देन लॉर्ड्स। बट बात वही है, मतलब रियलिटी ऑफ द मैटर ही है, उनके कल्चर में देयर इज मोर अप्रिसिएशन फॉर टेस्ट मैचेस। और बात वही आ जाती है ना कि अगर आप, इट इज ऑल अबाउट शोबिज, अगर आप अल्टीमेटली एक WTC फाइनल को पूरी दुनिया में दिखा रहे हो exactly, और न्यूट्रल कंट्रीज देख रही हैं जहाँ पे क्रिकेट नहीं खेला जाता, कि स्टेडियम में तो आधा स्टेडियम तो खाली लग रहा है, उनको थोड़ी पता है कि वो 60,000 की कैपेसिटी में से 30,000 लोग आ रखे हैं, विच इज इक्वल टू लॉर्ड्स, बट वो आधा स्टेडियम तो खाली दिख रहा है ना वहाँ पर। इट इज नॉट अ गुड शो और अ गुड रिप्रेजेंटेशन for how great test cricket is actually. Just for context and example, अभी फुटबॉल में क्लब वर्ल्ड कप करके कंपटीशन हुआ है। भाई वो शुरू भी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला भाई। उसकी इतनी हाइप जनरेट करी ओवर दीज मंथ्स, और उसके जब वो मैचेस हुए हैं तो वहाँ पे इंटर मैमी का मैच जिसमें मेसी खेल रहा था, वहाँ पे कुछ 60,000 की कैपेसिटी थी, 20,000 भर रहे थे, उससे ज़्यादा लोग खरीद नहीं रहे थे। अच्छा। उसके बाद इनने पार्टनर करा फीफा ने आके, कि हमें एक यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप रखी कि आप एक टिकट लोगे एक स्टूडेंट को दोगे तो हमको 4 फ्री में देंगे, तो जाके इनके भरने स्टार्ट हुए हैं। अच्छा। तो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इतने खाली खाली स्टेडियम है, तो व्यूअर्स को खुद मजा नहीं आ रहा देखने में कि भाई ये तो हाइप ही नहीं है कोई। और ये ना इसका सोल्यूशन वही है कि लोगों को ही आके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, फैंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, एंड दे विल हैव टू फ्लॉक द स्टेडियम्स इन लार्ज नंबर्स जब भी टेस्ट मैचेस हो रहे होंगे। तो जब इंडिया के ही टेस्ट मैचेस में हमें पूरा स्टेडियम नहीं पैक दिखता, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 न्यूट्रल कंट्रीज अगर आ गई। तो इंग्लैंड का वही देखो ना, इंग्लैंड ने तीनों WTC में बहुत ही घटिया परफॉर्म करा एक्चुअली में। ऐसे में तो क्राउड पूरा डीमोटिवेट होने का हक रखती है कि हम क्यों देखे तुम्हारे टेस्ट मैच यहाँ पे आके, तुम परफॉर्म ही नहीं करते हो। फिर भी पैक्ड हाउस उन्होंने दिया, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अभी जो फाइनल हुआ था एम्बियंस वाज ग्रेट। हाँ भाई बहुत मजा आया देख के, पूरी कवरेज, कमेंट्री, सब कुछ बहुत टॉप लेवल का, प्रीमियम एम्बियंस लग रही थी। या। तो वो चीज़ आप इंडिया में नहीं कर सकते हो यार। अब ये है बात कि ये सब चीज़ हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकता। हाँ ये बात है कि आप और जगह, ऐसा क्या है कि आपको एक ही जगह पे ही करके रखना है। ऑस्ट्रेलिया में फिर वो गर्मी वर्मी की बात अगर हो गई तो, अगर ऑस्ट्रेलिया में भी भाई, अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वहाँ पे खेल सकते हैं, ये तो गर्मी उनकी मेनली वो दिसंबर वगैरह में ज़्यादा होती है। हाँ मतलब से बाकी सारी कंट्रीज हमेशा क्यों एडजस्ट करें कि अच्छा नहीं इंग्लैंड का वेदर यहाँ पे ठीक है इस टाइम पे, तो कर देते यार 2 महीने बाद रख लो आप WTC फाइनल, उसमें भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। कोई यार कमेंट्स में ना मैं बताना जरूर क्या एग्जैक्टली वेदर सिचुएशन होती है किसी और कंट्री में जून के महीने में जहाँ पे ज़्यादा कंड्यूसिव हो गया, और ऑफ कोर्स क्राउड भी आए, पता चले। अब श्रीलंका वगैरह आई थिंक मेन जो है वो यही है, इन 2 ही जगह पे हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, या फिर अगर तीनों सिचुएशंस को हम लोग जो फैक्टर्स उनको कंसिडरेशन, मुझे लगता है ना वेदर फिर भी थोड़ा बहुत एक बहाने वाली चीज़ है भाई। इंडिया का तो है क्या, गर्मी बहुत है भाई। तो वही तो बात है ना, ट्रू चैंपियन टीम विल प्ले इन ऑल कंडीशंस। इंडिया भी तो अपनी आधी सीरीज घर पे खेलेगी ना। पर इंडिया हम लोग को, हम जब बाहर जाते हैं तो हम स्वेटर पहन के, हमारे हाथ जेब में होता है, हमें ठंड लग रही होती है भाई, वी आर नॉट यूज्ड टू इट। कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं ना वो चीज़ भी। हाँ हम तो चुप, हमें नहीं आदत है ओवरकास्ट कंडीशन से बॉल को स्विंग होते हुए खेलने की, हम चुप करके खेलते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ वो फिर भी थोड़ा बहुत एक्सक्यूज आप ट्रीट कर सकते हो, बट मेन रीजन ही वही, आप स्टेडियम भर के दोगे कि नहीं दोगे। इट शुड बी अ गुड पिक्चर फॉर टेस्ट क्रिकेट, वो इंडिया नहीं दे सकती है अभी, ये सैड रियलिटी है। साउथ अफ्रीका भी आई थिंक नहीं कर सकती है ये, क्योंकि या तो अब वैसे उनका टेस्ट जीत चुके तो देखते उनका रिवाइवल होता है नहीं होता, वरना वैसे वो खुद ही पीछे पड़े रहते हैं। जब भी इंडिया के साथ भी सीरीज होती है कि 2 आप टेस्ट मैचेस ही कराओ और बाकी आप ODI T20 करा लो, 2 से ज़्यादा वो टेस्ट मैच रखने देते ही नहीं है साउथ अफ्रीका वाले। अच्छा दूसरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि भाई फुल स्टेडियम तो USA में भी नहीं थे T20 में। हाँ तो वो तो जब तक आप दूसरे कंट्रीज में लेके नहीं जाओगे तब तक कल्चर भी क्यों ही बनेगा वहाँ। वो मुर्गी पहले या अंडा पहले वाली बात हो जाएगी कि आप पहले कल्चर दो तो हम लेके आएंगे, दूसरे बंदे बोलेंगे पहले आप लेके आओ तो हम कल्चर बनाएंगे। तो वो भी एक डिबेट है। मतलब US वाला तो फिर वो दिख भी गया ना आपको, फिर झेला आपने, दिखा आपको, ब्रॉडकास्टर्स ने गाली दी आपको फिर कि आप कैसी जगह पे कराए, आपने टाइमिंग्स क्या रखी है, आपने पिचेस कैसी दे रखी हैं, फिर आपको गाली सुनने को मिली, तो आप कुछ ना कुछ तो सीखे ही होगे उस बात से। प्लस इंडिया में तो आप क्या ही प्रमोट करोगे भाई WTC फाइनल लाके कि नहीं टेस्ट क्रिकेट का कल्चर बनना चाहिए यहाँ पे। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट स्पेसिफिकली का अगर कल्चर बनना होता तो अभी तक अच्छा खासे लेवल पे बन चुका होता।
given the amount of greats that we have had in this format, Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, Virat Kohli in the past 1 decade kind of made this format relevant in world cricket, जहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको वही एनर्जी ला रहा है एक आदमी जो पैशन लेके नहीं भाई, आई थिंक बहुत अंडररेटेड है इनका जो कंट्रीब्यूशन है। अंडररेटेड ऑफ कोर्स है, बट ये जब रिटायरमेंट है तब भी हमने बात की थी इस चीज के बारे में। हाँ, ये कहना कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को रेलेवेंट बनाया है, बहुत ही आई थिंक रेलेवेंट बनाया नहीं है, रेलेवेंट रखने में बहुत बड़ा हाथ उनका है विराट कोहली का, ये सच है भाई। रखने में हाँ फॉर श्योर, आई थिंक जो पॉपुलर स्टेटमेंट है वही है कि ही मेड टेस्ट क्रिकेट रेलेवेंट अगेन। वो तो फिर फालतू बात है, डम स्टेटमेंट, वो वैसा टाइप का हो गया कि वो रणजी रेलेवेंट बना दिया उनने, रणजी बना दिया उनने, वैसा टाइप का स्टेटमेंट हो गया है। 2 कौड़ी की स्टेटमेंट है वो। पर मतलब पॉइंट वही है कि इंडिया में आई थिंक इसकी ये हम लोग एक्सक्यूज नहीं रख सकते कि आप लाओगे तभी तो कल्चर बनेगा। आई थिंक कल्चर बनना होता तो बन चुका होता अभी तक। पर एज फॉर द ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में आप करा सकते हो। इंग्लैंड का कोई बार टेम्परेचर क्या होता है आप यूजुअली कंफर्म बताना आप एक बार। हाँ, पता नहीं मुझे भी, बट हाँ यार दैट्स अ सैड रियलिटी एंड वी कैन नॉट रियली काउंटर इट। आई अंडरस्टैंड वेयर ICC इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज वही ना कि एक ये एस्पेक्ट और भी है कि T20 तो एनी वे विल ग्रो, इट इज़ द फॉर्मेट जिसके थ्रू नए कंट्रीज में एंटर करेंगे। टेस्ट क्रिकेट का अभी एग्जिस्टेंस पे सवाल ज़्यादा है, T20 के एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं है। तो सर्वाइवल के लिए अभी आपको यू नीड टू पुट अ गुड पिक्चर इन द इनिशियल ईयर्स एटलीस्ट। मे बी आज से 5-6 साल बाद, 5-6 साल भी क्या था, जब बाद जिनको नहीं पता अगले 3 साइकिल्स मोस्ट लाइकली फिर से इंग्लैंड में होने वाले हैं, 27, 29, 31। तो 6 साल बाद मे बी विल सी कि एक नया होस्ट हमें देखने को मिले, बट मोस्ट लाइकली अगले 3 फाइनल भी जो है वो इंग्लैंड में होंगे एंड इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया। फाइनल जाके दोबारा उन कंडीशंस पे खेलना, वही मैं कहता हूँ इट्स नॉट फेयर ऑल्सो। कोई भी एशियन टीम आ रही है उसके लिए तो बिल्कुल फेयर नहीं है। फॉर द सेक ऑफ एटलीस्ट फेयरनेस आपको रखना चाहिए भाई, लेवल प्लेइंग ग्राउंड रखो एक। क्या बोल सकते हैं? आई थिंक यहाँ से हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं। क्या निकल के आई न्यूज़ भाई, बताओ जरा। आई थिंक मैं वही कहूँगा, पहली बात तो क्रेडिटिंग आर व्यूअर्स, उनने ऐसा बोला था कि आप ऐसा मैच हो रहा है उस पर क्यों नहीं कुछ बात हुई है नहीं, बट मतलब ऐसा कुछ टाइप बोला था उनने कि ऐसा कैसे हो सकता है मैच जब इतना सारा कांड हो चुका है। सही बात है। वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप अभी होना है जो कि इंडिया होस्ट कर रही है अलॉन्ग विद श्रीलंका। पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो श्रीलंका में होस्ट होंगे एंड बाकी मोस्टली जितने मैचेस हैं वो इंडिया के अंदर ही होने वाले हैं। एंड वही बात है कि ये वॉर हो गई बीच में, IPL चल रहा था, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी थी, इसके चलते लोगों का ध्यान गया ही नहीं कि अच्छा वुमेन्स वर्ल्ड कप तो इंडिया में ही है और अभी आने वाला है जस्ट। तो उसमें जो मैच के ऊपर हम लोग देखते हैं, हाँ, जो अभी मैच शेड्यूल्ड है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इन द ODI वर्ल्ड कप, दैट इज ऑन 5 अक्टूबर एंड वो कोलंबो में होना है श्रीलंका में। प्रॉब्लम वही है कि इतने ज़्यादा हादसे हुए हैं अभी, जिस कंट्री के साथ आपके इतने गंदे रिलेशंस हैं कि हमारे मोदी जी ने आके बोला है कि बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म पे बात होगी एंड बात होगी तो सिर्फ वो पानी वाले उस पर बात हो सकती, पानी वाले बात नहीं हो सकती, कश्मीर पे बात होगी। तो अगर आपके ये सब ऐसे टाइप के अप्रोच है तो हाउ कैन यू प्ले अ क्रिकेट मैच विद देम? एंड जितना भी अभी स्टेटमेंट आई भी ICC की भी वो यही है कि हमने मैच जो है वो एक न्यूट्रल जगह पे कर दिया है एंड कोलंबो में हम लोग करा देंगे मैच को, तो इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। और स्केड्यूल भी अभी अक्टूबर तो भाई आने ही वाला अक्टूबर, ODI वर्ल्ड कप में टाइम ही कितना है। आई थिंक अगर ऐसे टाइप के आपको चेंजेस रखने होते तो वो काफ़ी पहले से बता दिया जाता है कि अब मैच नहीं होगा इन दोनों कंट्रीज के बीच में। Whatever it is, I think the best option right now, and I guess the only option right now is to walk off. Walk over ही देना पड़ेगा। अगर that is the option, इसीलिए वो दिखाया जा रहा है फिक्सचर अभी। मैं तो ये मतलब अगर इंडिया एक्चुअली goes on to play पाकिस्तान in the World Cup, it's a shame। भाई फिर तो मतलब वो हो जाएगा, अब भूल जाओ भाई, फिर अब कुछ भी अभी एशिया कप से आपने जो न्यूज़ लीक कर दी कि हम पुल ऑफ कर रहे हैं, तो मतलब अभी आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, अब आप वुमेन्स क्रिकेट में आके क्या रीज़न दोगे, क्या बहाना दोगे कि हमें वुमेन्स क्रिकेट को ग्रो करना है, TRP चाहिए इसलिए पाकिस्तान से खेलना ज़रूरी है, वो मेंस क्रिकेट वाली लग्जरी नहीं है, सब बकवास है सब। इवन इन वुमेन्स क्रिकेट विद द WPL नाउ, इंडिया इज़ अ फास्ट ग्रोइंग कंट्री एंड पैसों के मामले में तो हम हमेशा से ही टॉप पर रहे हैं, तो उसके तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बट मतलब ये क्यों आप कंसिडर कर भी रहे हो, ये मैच ऑन पेपर दिखा भी रहे हो, सिर्फ एक ही रीज़न मैं सोच सकता हूँ
कि they will eventually announce that we are walking off. आई थिंक ऑप्शन वही है सिर्फ इस टाइम. आई डोंट सी देम प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान वेरी ऑनेस्टली. आई डोंट थिंक मैच होगा अल्टीमेटली, क्योंकि पता नहीं भाई, मतलब ये नहीं भाई, आई डोंट थिंक चांस लिखा ही हुआ है पेपर में. मैं वही सुन के सरप्राइज था कि क्यों हुआ है. कायदे से आप थोड़ा पहले से ये कर सकते थे. आई थिंक पॉइंट वही है कि इस साल के बिगनिंग तक तो स्टैंड वही था, चैंपियंस ट्रॉफी तक तो एटलीस्ट, कि मैच होगा तो हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे कर लेंगे. अब अगर ऐसा बात हो गई है कि उसके अगले 2 महीनों में आपकी वॉर स्टार्ट हो गई, इतना बढ़ गया आपका जो फाइट थी कंट्री से, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आपके रिलेशन इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि मैच तो आई डोंट थिंक किसी को सोचना भी चाहिए इस टाइम पे. प्लस सेकेंडली आई थिंक वही ध्यान तो वैसे इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट अगर मैं कह रहा हूँ कि ध्यान नहीं गया इन लोगों का. हो ही नहीं सकता भाई. हाँ, कुछ ना पता कुछ नहीं तो है कि ये होगा. सब निकलने के क्या रिपरकशंस होंगे. पर या तो फिर पॉइंट वो है इनका कि ब्रॉडकास्टर से डील ऑलरेडी हो चुकी है, दैट इज़ वाई ये लोग अब कैंसिल नहीं कर सकते. हाँ, या तो अब आप कुछ कॉम्पनसेट करके दिखाओ उस चीज़ के लिए. आई क्या थिंक फर्क पड़ रहा है कॉम्पनसेट कर भी दोगे तो? पूरा वर्ल्ड कप तो आप ही होस्ट कर रहे हो, पैसा तो वैसे भी आएगा ही. आई थिंक द मोस्ट लाइकली एंड द मोस्ट प्रोबेबल सोल्यूशन इज दैट ओनली कि ये लोग कह देंगे कि हम लोग वॉक ओवर दे रहे हैं, ले जाओ. उससे भी तो ब्रॉडकास्टर्स का लॉस ही होगा अल्टीमेटली. होगा, पर मतलब आई थिंक वॉक ओवर आई गेस अलाउड होता है टीम्स को कि अगर अल्टीमेटली वो स्टैंड ले रहे हैं तो वो लीगली वॉक ओवर कर सकते हैं अगर मैच स्केड्यूल्ड हो तो भी. अगर आप ऐसे कह दो कि हम कायदे से, तो बात सही है कि भाई आपके पास पैसा इतना ज़्यादा है तो आप कॉम्पनसेट वैसे भी कर सकते हो उनको. हो सकता है भाई कोई कॉम्प्लिकेशन, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली होगा इसमें, ऑब्लिगेशन क्या होती है टीम्स की, कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या लिखा होता है, किस तरीके से चीज़ें मैंशनड होती हैं. बट मे बी देयर कुड बी सम टेक्निकलिटी जो हम लोग मिस आउट कर रहे हैं, जिसके चलते हुए वो लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते इतने शॉर्ट नोटिस पे, जिसके चलते हुए आप सोचोगे कि अच्छा हम वॉक ओवर दे देंगे. बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ये बोलना, पर आई थिंक द मेन थिंग दैट वी शुड ऑल फोकस ऑन इज दैट कि कुछ भी करके मैच होना नहीं चाहिए. बाई चांस भी अगर ये मैच हो गया तो फिर आपने बहुत ऊपर वाले लेवल पे आपने अपनी बेइज्जती करा ली है. इतना सब करने के बाद, इतना ड्रामा होने के बाद, अगर आप अल्टीमेटली मैच खेलोगे, चाहे किसी भी कंडीशन में खेल रहे हो, अगर इस टाइम पे एक ऑप्शन है कि आपको पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है और दूसरा ऑप्शन है कि आपको ओडीआई वर्ल्ड कप सैक करवाना है पूरा, तो प्रॉब्ली वुड गो विद दैट कि हम लोग ठीक है ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं करना. पता ये वाली बात भी ना बड़ी सोचने वाली है. जैसे अगले साल T20 वर्ल्ड कप होगा तो वहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तान का मैच मेरे ख्याल से कोलंबो में हो रहा है या समवेयर इन श्रीलंका हो रहा है. हाँ, आई थिंक दुबई में होना है शायद, पता नहीं. या तो अब क्या वहाँ पर भी फिर आप ये चीज़ करोगे? आई थिंक 2026 वर्ल्ड कप में टाइम है अभी, तो तब तक शायद रीनेगोशिएट हो जाए चीज़ें कि हम लोग क्या करना है, हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा. करना ही क्यों है, चाहे 2026 हो चाहे 2030 हो. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, पर अभी टाइम है कि आप रीनेगोशिएट कर सकते हो. अगर आप भाई वॉर और उसके बीच में टाइम देखोगे तो देयर आर हार्डली 4-5 मंथ्स. कहने का मतलब ये है कि मान लो इंडिया पाकिस्तान फाइनल में आ गए 2026 के वर्ल्ड कप के, तो क्या इंडिया मना कर देगी खेलने से? इंडिया मना कर देगी, आई थिंक सो. दैट्स द, इस टाइम पे अगर देखा जाए तो शायद वही सोल्यूशन है. या तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीसीसीआई वैसे टाइप का एंगल लेगी जो हमने उस टाइम पे बात करी थी कि हम लोग सब लोग आ जाओ इस तरफ और हम लोग इनको आइसोलेट करने वाले. काम करना चाहिए ना. नहीं, करना तो चाहिए फॉर श्योर. अब पॉइंट वही है कि क्या प्रैक्टिकल है, क्या वो करेगी या नहीं करेगी. जब साउथ अफ्रीका अपार्थाइड के लिए बैन हो सकती है तो पाकिस्तान आतंकवाद के लिए बैन क्यों नहीं हो सकती है? फॉर श्योर. आई थिंक जितनी भी बातें होंगी और जो लोग बोलेंगे कि ये वाला राउट अपनाना चाहिए हम सबको, वो फॉर श्योर अपनी जगह पे बात सही कह रहे हैं. बट क्या ये, इज दिस समथिंग दैट आई सी हैपनिंग इन सच शॉर्ट टर्म फ्यूचर, कि अब आपका अगले कुछ महीनों में आपका वर्ल्ड कप होना है और आप अभी से कह रहे हो कि सब लोग इधर आ जाओ, हम लोग पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे. एक शायद ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच हो सकता है कि यू विल वर्क टुवर्ड्स इट, प्लान करोगे, कंट्रीज़ को धीरे धीरे करके अपनी तरफ लेके आओगे, देन आइसोलेट करोगे, एंड देन मे बी 2027 वर्ल्ड कप तक भी वैसे डिफिकल्टी, आई थिंक मे बी 28 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा वहाँ पे आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट अभी कुछ 6-7 महीनों में होना, 5 महीने में एकदम से चीज़ें चेंज हो जाना, आई थिंक मे बी हम लोग भी शायद टेक्निकली हम लोग इतने साउंड है नहीं इस सब चीज़ों में कि आपका कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होती है, कि हम लोग बता पाएँ आपको. किसको ही क्या ही पता है. हाँ, तो मे बी आई थिंक वुमेंस वर्ल्ड कप वाला तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया. इसमें मैं बीसीआई को भी कुछ खास बोलूँगा नहीं. आई थिंक द लीस्ट दैट दे कैन डू इज़ वॉक ओवर. आप बोल दो कि हम लोग मैच नहीं खेलेंगे, पॉइंट लेने ले जाओ, वैसे भी इट डज नॉट मैटर मच. एंड 2026 T20 वर्ल्ड कप से फिर आप धीरे धीरे अपना स्टांस मेंटेन करना स्टार्ट करो कि भाई आगे गोइंग फॉरवर्ड, अभी तक हम लोग सुनते आए हैं बट गोइंग फॉरवर्ड ऐसी चीज़ें नहीं चलने वाली. फिर आप सबको सुननी पड़ेगी हम लोग की.
एंड जैसा भी आई होपफुली कि काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं वो भी इसमें। वो है तो फिर पुल आउट द बिग कार्ड विच इज कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में तो हम नहीं खेलेंगे, हाँ खेलेंगे ही नहीं हम लोग वर्ल्ड कप, हाँ अल्टीमेट कार्ड सारी कंट्रीज को फिर लॉस झेलना पड़े, हाँ या तो वही कार्ड, ऑल्दो बहुत बड़ा है, हमारे लिए कहना बहुत आसान है, वो इंटरनेशनल स्टेज पे इसके रिपरकशंस बहुत हो सकते हैं। मतलब जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे BCCI इज ICC, BCCI कर दे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, इतनी सिंपल भी नहीं है चीज़ें वरना अभी अप्रूव नहीं जाता WTC फाइनल होस्टिंग पूरी। हाँ मतलब इतना भी सिंपल नहीं है। जो भी हमने मिस्टर चंद्रेश को हमने होस्ट करा था, उनने भी ऐसा बताया था कि जो ICC का जो चेयरमैन होता है वो एक पोस्ट है, उसके अलावा जो बॉडी होती है पूरी उसमें सारे जो बोर्ड्स हैं उनके हेड्स आते हैं, तो उसमें इंडिया का भी हेड आएगा डिस्पाइट जैशा बीइंग देयर, तो उसके अकॉर्डिंगली वोटिंग होती है, फिर उसके बेसिस पे जो मेजोरिटी चाहती है वो करा जाता है। तो इफ़ द मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी को ऐसा लगता है कि WTC फाइनल जो है वो इंग्लैंड में ही होना चाहिए, देन यू हैव टू होस्ट इट इन इंग्लैंड। आप वहाँ पे नहीं कह सकते नहीं हमारा तो इंडियन चेयरमैन है हम तो करा देंगे अपना, इट्स नॉट दैट ईजी। तो वही बात है कि आगे जाके धीरे धीरे करके इंडिया को शिफ्ट करना पड़ेगा उस फॉर्मेट पे, बट अभी के लिए आई होप दे वॉक ऑफ एंड देयर इज नो नीड टू प्ले दिस कंट्री। हाँ या और बाकी ऑफ कोर्स जो अपडेट होगा इसके बारे में हम कवर करेंगे, होपफुली कोई अच्छा अपडेट मिले इसके ऊपर। बट फॉर नाउ आई थिंक आज के एपिसोड को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपको पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला हो तो, और लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को जल्दी से। सैटरडे को वंस अगेन हम लोग का लाइव स्ट्रीम होगा मेंबर्स के लिए, विल नॉट बी पब्लिक लाइव स्ट्रीम, तो मेंबरशिप ज़रूर परचेज करेगा, हमारे साथ मैच देखिएगा। बाकी आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं फ्राइडे की रात को।